दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। टोटल सीडीपी को कम समय में इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखेंगे जो सीटेड वहीं से क्वेश्चंस बनाती है। नोट डाउन करना। आज मुझे पढ़ाने के मकसद से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं उन्हीं पॉइंटों को नोट डाउन आपके इंटरनल मेमोरी में मैं सेट करूंगा, रिपीट करूंगा जहां से क्वेश्चंस बनती है। टोटल सीडीपी का मेन मेन पॉइंट लेंगे। शॉर्ट टाइम में 1 घंटे का वीडियो होगा। 1 घंटा आपके जीवन में बहुत बड़ा समय नहीं है, ये आपके जीवन को बदल सकता है, टर्निंग पॉइंट है। और ये जो क्लास होगा ये आपको हिंदी, ईवीएस, मैथ सारे जगह पेडागोजी में आपको सपोर्ट करेगा, चाहे वो एनसीएफ हो, किसी भी चीज़ों में हो। आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में एक्सप्लेन के साथ लेंगे, चिंता ना करें। 1 घंटा बस शांत माइंड से 5 से 10 मिनट देखो। इंटरेस्टिंग लगे तो देखना, वरना इंटरेस्टिंग ना लगे तो आगे ना देखना। लेकिन 5 मिनट रुक जाओ, रुक के फिर इसे देखो, फिर समझो। देखो आज लेंगे सीडीपी। सबसे पहले चरण ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझो। अगर बाल विकास को समझना है, देखो ग्रोथ क्या है, सिंपल सा। मैं शब्दों में नहीं जा रहा हूं, शब्दों में मैं नहीं जा रहा हूं, शब्दों में मुझे जाना भी नहीं है। देखो ग्रोथ ये है ना, बाहरी स्ट्रक्चर, बाहरी चीज जिसको नाप तोल ये वो सको सब ग्रोथ कह सकते हैं। और डेवलपमेंट क्या है, इंटरनल चीजें हैं जिसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास। आप किसी को लाइक करना, किसी को पसंद करना। आप बताओ किसी को प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो? 2 किलो या 4 किलो आप डिफाइन कर सकते हो क्या? ये मन का भाव चीज है जो कि इंटरनल है। इन द सेंस जो चीज इंटरनल चीज शामिल है उसे हम विकास कह सकते हैं। और ग्रोथ सिर्फ बाहरी प्रक्रिया है। नोट डाउन करेंगे। आसान शब्दों में मैं बता रहा हूं, मैं शब्दों से नहीं खेलना चाहता आपके साथ, क्योंकि आपने बहुत क्लासेस ले रखी होगी, बहुत चीजें आपके दिमाग में आपने डाल चुका होगा। मैं उन सब चीजों को छेड़छाड़ करना नहीं चाहता हूं। आपने जो भी सोच, अपना सोच को आपने रखा होगा, आपका सोच वहां पे रख दो। फिलहाल 5 मिनट मेरे साथ बने रहो और देखो क्या मजा आता है। देखो शरीर के संरचना, आकार, वृद्धि, उसे हम वृद्धि कह सकते हैं। लेकिन मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक परिपक्वता, मैच्योरिटी, इसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। अब देखो बाहरी स्वरूप क्या मैंने कहा, एक ही शॉट में मैं पढ़ाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। और देखो डेवलपमेंट क्या है, आंतरिक और बाहरी दोनों का चेंज, मस्तिष्क, भाषा, ज्ञान, यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट होगा। नोट डाउन करेंगे। लेकिन अभिवृद्धि, ग्रोथ जो है वो हमेशा बाहरी रूप से ही हो सकता है। बस अंतर इतना सही है, ग्रोथ बाहरी रूप से ही हो सकता है। अब देखो वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाएगी, सिंपल सा रुक जाएगी ना भाई। कहां तक जाओगे? बच्चे से बूढ़ा हो जाओगे और कहां जाओगे? अगर वृद्धि ना रुके तो भैया बड़ा होते जाते, तो बड़ा होते जाते, यहां से और बड़ा होते और बड़ा होते और बड़ा होते और बड़ा होते आसमान छू लेते क्या? सिंपल सा लॉजिक से समझो तो हमेशा ये रुक जाएगी। और विकास जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, निश्चित चलने वाली प्रक्रिया। यहां से एक चीज नोट करो, बाकी चीज काम का नहीं है। एक चीज अगर आपसे पूछे विकास कब से शुरू होके कब से खत्म होती है, तो मेरे बच्चे विकास के बारे में पूछे तो विकास में आप क्या कहोगे? सर जन्म से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया को विकास कहते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। विकास जो है जन्म से पूर्व, यानी कि गर्भावस्था, भ्रूण अवस्था, वहीं से कंसीव होती माँ के पेट में बच्चे का सर, पैर, हाथ, पैर डेवलपमेंट यहीं से चालू होता है और जीवन पर्यंत होता जाता है विकास। विकास अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एक रेखा से नहीं होता, एक समान गति से विकास नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। सिंपल देखो, एक निश्चित क्रम में नहीं हो सकता, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। अब मैं इतना पढ़ाता आपको शायद टाइम भी किलिंग होता। सिंपल सा देखो, वृद्धि को हम माप सकते हैं, विकास को नहीं माप सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति कितना नैतिक विकास उसके अंदर है, आप नाप के बता सकते हो? सिंपल सा। किसी से आप प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो भाई बताओ ना। कोई चीज आप पसंद करते हो भाई, कितना किलो पसंद कर रहे हो? ये सिर्फ एक मन का भाव है, मेजरमेंट नहीं कर पाओगे। वृद्धि परिणात्मक है, लेकिन विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों है। नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करेंगे। आगे लेंगे कुछ पॉइंट, ये आपका इसी में हो जाएगा। विकास के आयाम देख लो। देखो सबसे पहले 3-4 चीज जहां से क्वेश्चंस बनता है मैं उसी चीज को हिट करूंगा। विकास के आयाम क्या है? शारीरिक विकास, गत्यात्मक विकास, ये सब आप जानते हो। लेकिन एक बात सुनना, विकास तो सब साइड में आपका जरूरी है, लेकिन शारीरिक विकास सब विकास से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से विकसित नहीं होगा तो उसका बुद्धि में फर्क पड़ेगा, सोशल्स में फर्क पड़ेगा, अधिगम में फर्क पड़ेगा, सारे चीजों में फर्क पड़ेगा। इसलिए बच्चे का शारीरिक विकास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जब भी विकास की बात हो तो विकास एक आनुवंशिकता और एक पर्यावरण का अंत संबंधित है। किसी एक चीज को आप कभी भी सिलेक्ट नहीं करोगे। आनुवंशिकता को सीटेड
वर्ड चेंज करेगी, पालन पोषण कहेगा और पर्यावरण को प्रकृति भी दे देगा। और वहाँ पे कहोगे सर मुझे आनुवांशिकता और पर्यावरण तो दिखा ही नहीं था, मैं क्या करूँ? तो मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, पालन पोषण और प्राकृतिक लगा के चले आना है। सीटेड शब्दों से खेल सकती है, कभी भी आपके कॉन्सेप्ट से खेलने की नहीं खेल सकती है। नोट डाउन करेंगे। अब देखें, ये दोनों चीज तो है। अब देखो इन दोनों में सिंपल सा ज्यादा मत देखो, दो चीज होती है, एक तो होता फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब थोड़ा सा इसे आसान भाषा में समझते हैं, सिंपल यहीं पे समझो। फाइन मोटर हो गया और ग्रॉस मोटर हो गया। सिंपल सा देखो, दो चीज होगा, एक में आपका मसल्स का काफी कम यूज होगा और एक में मसल्स का ज्यादा यूज होगा। ओके, अब जो मसल्स में कम यूज होगा, जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि यहाँ पे पेंटिंग बना रहे हैं, राइटिंग हो रहा है, ये काट रहे हैं, पूरा बॉडी वहां पे वर्क नहीं कर रहा है, पूरा जोर भी नहीं लग रहा है। इन द सेंस अगर देशी भाषा में समझो, घर की भाषा में समझो, जिस चीज में जोर ज्यादा लगे वो ग्रॉस मोटर स्किल्स और जिसमें जोर कम लगे फाइन मोटर स्किल्स। बस सिंपल सा देशी भाषा में समझो, समझ जाओगे। और ये देखो, अब देखो ग्रॉस में क्या है, अब ये स्विमिंग कर रहा है, यानी कि जोर तो ज्यादा लगेगा, जंपिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, मतलब जोर ज्यादा लगेगा। दौड़ते तो हंसते हो ना। सिंपल सा, अगर मटर छिलोगे आप, मटर छिलने में पूरा बॉडी लगा दिए क्या, जिम करना पड़ेगा मटर छिलने में आपको। सिंपल सा। ओके, अब देखो इसी में चीजों को दिया, मानसिक संवेगात्मक, नैतिक विकास, भाषा विकास। अब ये सब चीजों को आप जानते हो, मुझे इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो इससे कुछ पॉइंट लेते हैं। बाल विकास के सिद्धांत, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लूंगा और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, मैं पूरा पढ़ाने वाला आपको नहीं हूं। देखो समान प्रतिमान के सिद्धांत में क्या है, जैसे कि मानव और हाथी। सिंपल सा, गाय जब बच्चा जन्म देती है ना, तो निकलते मात्र ही जन्म के बाद ही दौड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसा इंसान के बच्चों में नहीं होता। ये समान प्रतिमान इसी कहते हैं कि गाय का बच्चे का जो समान प्रतिमान है वो गुण गाय के बच्चे में आएगा, और इंसान का जो प्रवृत्ति है समान प्रतिमान वो सब में बराबर होगा। ऐसा नहीं है किसी पड़ोसी का बच्चा जन्म के बाद ही दौड़ने लगा है। नोट डाउन करना, कुछ चीजें सब में इक्वल होती है, सिमिलर होती है। नोट डाउन करना, सिमिलर होती है, बस इसी को पढ़ो। आगे देखो, विकास का दिशा का सिद्धांत। सिंपल सा देखो, इस पर दो ही चीज बना सकते हैं। मैं बार बार मैंने इसको प्रीवियस ईयर पेपर में भी क्लियर कराया। यहाँ से दो ही क्वेश्चंस बनेंगे, एक तो मस्तानुमुखी और एक दूराभिमुखी। सिंपल सा। अब देखो, अब मस्तानुमुखी को दो तीन चीज और कहेंगे, सिर्फ पदानुमुखी इस तरह से देंगे। अब यहाँ से ज्यादा हेडेक मत लो, सिंपल सा मस्तक सर आ जाए, मस्तक आ जाए, इस तरह का चीजों को अगर बोले तो यानी कि सर से लेकर पैर तक की विकास को कह रहे थे। सिर मस्तानुमुखी, सिर पदानुमुखी, इनको कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। ये हमारा विकास मध्य क्रम से होकर बाहर की तरफ यानी कि दूरभिमुख कहलाता है। इन द सेंस देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का विकास। एक चीज यहाँ से और पूछेंगे, एक चीज इसको क्या कहते हैं, वृत्त से इसके तरफ जो विकास, एक तो सिर्फ पदानुमुखी हो गया, एक पूछेंगे जैसे बैकबोन है, रीढ़ के हड्डी के आसपास का विकास, ये लोग कहते हैं। इसको कहते हैं निकट दूर का विकास भी कह सकते हो। इसे वृत्त से परिधि की ओर विकास कर सकते हो। यहाँ से सिर्फ दो ही क्वेश्चंस बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन सीटेड कभी बना भी नहीं पाएगी। उतना आईक्यू लेवल का एग्जामिनर उनके पास है नहीं, और है भी नहीं, कहाँ से बनाएंगे भाई, है नहीं तो कहाँ से बना पाएंगे। अब एक चीज और देखो, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, माँ के गर्भ से मृत्यु तक, मैंने पहले ही अंडरस्टूड करा दिया था। आगे देखो, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अब देखो सामान्य से विशिष्ट क्या है, उठना बैठना चलना दौड़ना। अब देखो बच्चा जब पैदा लेगा पहले लुढ़केगा, फिर थोड़ा चलेगा, फिर दौड़ेगा, फिर आगे कुछ करेगा। ये है क्या, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है। ऐसा नहीं कि पहले दौड़ लेगा, फिर लुढ़केगा, फिर बोलेगा, ऐसा नहीं होता है। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास जाने वाला है। अब देखो कुछ चीजें को, पूर्वानुमान का सिद्धांत। अब देखो इसमें क्या है ना कि पहले से अनुमान लगा सकते हो विकास किस दिशा में ज्यादा है। अब कोई बच्चा खेल कूद ज्यादा रहा है तो आप क्या दिमाग लगाओगे, भाई ये खिलाड़ी बन सकता है, काइनेटिक इसमें ज्यादा है। कोई बच्चा अच्छा बोल लेता है तो आप सोचोगे इसके अंदर कवि, अच्छा पढ़ लेता है यानी कि वो कवि बन सकता है। इस तरह का आप अनुमान भी लगा सकते हो। पूर्वानुमान विकास का हम लगा सकते हैं। अब देखो एकीकरण का सिद्धांत क्या है, एकीकरण में गुण पाया जाता है किसी एक काम को करने, अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करने को ही हम एकीकरण कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। अब देखो लास्ट है क्या है, लास्ट 2 पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब देखो बच्चे का विकास इंडिविजुअल डिफरेंस, एक तो मैंने कहा था आनुवांशिकता और पर्यावरण से होता है। सिंपल सा, इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंस सब में अलग अलग पाया जाता है। किसी बच्चे का आंख भूरा है, भूरा इसलिए नहीं है कि इसका पालन पोषण, इसका जेनेटिक और पालन पोषण हो सकता है। कोई ठंडे जगह में हो तो बच्चा गोरा है, कश्मीर में लोग देखते नहीं गोरा हो जाते हैं। सिंपल सा, पर्यावरण और क्या कह सकते हो आप, पर्यावरण और
अनुवांशिकता। ओके, अब देखो दो तीन पॉइंट को देखो। बतुर्लाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। अब ये क्या है, ये कब मैंने यही कहा था ना, ऐसे होता है विकास, कभी भी रेखीय नहीं होता है, मतलब सीधी रेखा में नहीं चलती है। मैंने ये पहले डिफाइन कर दिया था आसान शब्दों में, पढ़ के कोई फायदा है नहीं। अब देखो अंतर संबंधित विकास, इंटरकनेक्टेड। देखो इंटरकनेक्टेड क्या है, मैंने पहले भी बताया था। शारीरिक विकास अगर ये नहीं होगा तो संवेगात्मक, सोशल्स, नैतिक, ये इंटरकनेक्टेड होगा। देखो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, अन्य प्रकार के विकास अंत संबंधित होगा। क्यों नहीं होगा, 110% होगा। अब ये तो अंडरस्टूड हो बाल विकास के सिद्धांत कितनी क्या उम्र दिए है इनको। सिंपल सा ये देखो, प्रसव पूर्व 9 महीने से 280 दिन का होता है। शैशवावस्था 2 वर्ष का होता है। इनमें से जिन पियाजे को भी इसी में कवर कर दूं क्या? नहीं, जिन पियाजे अलग, देखो इसमें नहीं करते हैं, आगे आगे जिन पियाजे में ही कवर करेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो इसमें क्या है, 2 वर्ष, शैशवावस्था को 2 वर्ष तक हम लेते हैं। इसमें क्या है, शारीरिक मानसिक अधिगम की आवश्यकता। लेकिन नैतिकता का अभाव। सिंपल सा, जब भी नैतिकता हो, 10 साल तक लोहल कोहलबर्ग्स कहते थे कि नैतिकता बच्चे में हो ही नहीं सकता है। यानी कि आप 1 to 5 का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे जो भी क्वेश्चंस करोगे तो नैतिकता के अनुसार होगा ही नहीं। नोट डाउन करेंगे, बच्चा जो भी करेगा आज्ञा पालन, दंड, इन सब चीजों से ही करेगा, दूसरे का देख के करेगा, लेकिन उसके अंदर नैतिक नहीं है। तूने मेरी पेंसिल तोड़ी, मैं तेरा पेंसिल तोड़ूंगा, चाहे तेरा पापा मेरा दोस्त, मेरे पापा का जिगरी दोस्त क्यों ना हो। उसको नैतिकता से कोई मतलब है ही नहीं। बच्चे को 2 साल नहीं, 10 साल तक नहीं है। सिंपल सा सुनो, 10 साल तक नहीं है। अब देखो पूर्व बाल अवस्था 2 से 6 साल, इसमें 2-3 चीजों को देखो। अगर यहाँ पे भी देखो कुछ कवर कर लेते हैं। 2 साल के में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। कोई भी चीज यहाँ पे है, कौवा लेके उड़ गया तो बच्चा मानता था, लेकिन 2 साल होते होते ये नहीं मानता। ये 18 महीने के बाद विकसित हो जाता है वस्तु स्थायित्व का गुण। अब 2 से 6 साल में क्या होता है, बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, तो कॉमन सा चीज है, जिज्ञासा से सीखता है। इसे खिलौना का काल कहते हैं। इसे गंदी अवस्था कह सकते हो, गंदा काफी करेगा, शर्ट पैंट खा के गंदा करेगा, इसे आप कह सकते हो। भाषा अर्जन का अच्छा समय है, इसे आप कह सकते हो। यार इससे सुनना, इसे गैंग एज भी कहते हैं। बात अगर गैंग एज की हो तो आप 2 से 6 साल लगा के आ जाना, नोट डाउन करना। अब देखो उत्तर बाल अवस्था, देखो ये बाल अवस्था है, उत्तर बाल अवस्था का ही आप परावर्ती बाल अवस्था है। आप पूर्व बाल अवस्था इसे कहते हैं। उत्तर बाल अवस्था या बाल अवस्था या परावर्ती बाल अवस्था, वो शब्दों से सिर्फ खेलेंगे आपके। 6 से 12 साल है, इसमें तार्किक चिंतन करेगा। आरंभिक स्कूल एज कहते हैं, गंदी अवस्था ये नहीं, उससे पहले वाले को कहते हैं। स्फूर्त तथा अवस्था का स्मार्ट एज, खेल का अवधि, गेम्स भी कहते हैं। अच्छा ये तो उसी में ही चल रहा ना, बाल अवस्था। ओके, गंदी अवस्था भी कहेंगे। संग्रहण कहेंगे, टोली समूह ये भी कहेंगे, अनदेखा काल, यस ये बाल अवस्था की बात हो रही है, हम कहेंगे। ओके, सॉरी टू से। अब देखो इसमें क्या है ना, बच्चे में ये तो बाल अवस्था में ही है, इसको जाके क्रॉस करके किशोरावस्था में आएगा। इनसे 2-3 पॉइंट को देखो। किशोरावस्था को तूफान का काल, आंधी का काल, दुश्चिंता का काल, ऑपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण का काल। अच्छा गोल्डन एज भी कहते हैं। वीर पूजा की भावना भी, भगत सिंह, जी हाँ, इनकलाब जिंदाबाद और अमूर्त चिंतन कल्पनाशील में खो जाते हैं। और इस उम्र में जब किशोरा है, किशोर किशोरी के ऊपर, किशोरी किशोर के ऊपर ऑपोजिट लिंग के प्रति आकर्षण हो जाता है। नोट डाउन करेंगे, जी हाँ। आगे लेंगे बुद्धि। इसको मैं ऐसा ट्रिक से दे दूंगा 2-4 चीजें कि जीवन में 3-4 क्वेश्चंस तो आप ऐसे ही बना लोगे, कभी जीवन में भूलोगे नहीं। अब देखो बुद्धि क्या है, बुद्धि इंटेलिजेंस, समस्या को सुलझाने में मदद करता है, तर्क, चिंता, इमेजिंग, मल्टी डायमेंशन होता है बुद्धि, बहुआयामी होता है। नोट डाउन करना, बहुआयामी होता है बुद्धि। और बुद्धि हमेशा परिवर्तन, चेंजेस है। ऐसा नहीं कि 2 साल में जो बुद्धि आपके पास था आज इतना बुद्धि है, ऐसा नहीं कि वो बुद्धि आगे जाके कम हो सकता है या ज्यादा भी हो सकता है। परिवर्तनशील है बुद्धि, नोट डाउन करेंगे। बुद्धि अनुकूलन यानी कि एडेप्ट करता है चीजों को, नोट डाउन करेंगे। अब इससे 2-3 ट्रिक में मैं दे दूंगा, चिंता मत करना। अब देखो बुद्धि में क्या है, थॉर्नडाइक ने बोला मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इनको देखो, आसान भाषाओं में देखो। मूर्त बुद्धि माने जो चीज रियल सामने में है, उन सब चीजों को देख के ठीक ठाक करने को हम कहते हैं मूर्त बुद्धि। जैसे देखो मैकेनिक गाड़ी बना रहा है, आसान शब्दों में समझो। मैं शब्द को पढ़ा के वीडियो को लंबा करने वाला नहीं हूँ। एक है अमूर्त बुद्धि, अमूर्त इन द सेंस जो चीज सामने में नहीं दिखता हो उसके बारे में करना। अब देखो कोई मूर्तिकार कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, उसके सामने तो सिचुएशन है नहीं, पेट को फाड़ा, जाके किडनी सही किया, उसको बोलते हैं अमूर्त बुद्धि। वो कल्पना से इमेजिंग करके उस चीजों को सही करता है। सामाजिक बुद्धि में देख सकते हो नेता मीठे मीठे बोल बोलते हैं, जी हाँ, किसी का नहीं होता है, उसे हम सामाजिक बुद्धि कहते हैं। समाज में कुछ लोग आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे, मीठे मीठे बोलेंगे, लगेगा आपका अपना है, लेकिन वो आपका अपना होता ही नहीं। ऐसे कहते हैं सोशल इंटेलिजेंस, समाज के सबको मिला के चलना। जी हाँ, जी हाँ। अब देखो
टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि दिया गया था। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा। अब इसमें से एक चीज और सुनो, इसका मैं ट्रिक दे दूं, आपको कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। देखो ये चीज आपको याद हो या ना हो पता नहीं क्या है, मुझे उससे मतलब नहीं है, आपने कैसा पढ़ा है उससे भी मतलब नहीं है। मैं आसान चीजों को एक चीज देता हूं, जब भी आपसे पूछे इस तरह का सवाल तो हमेशा हमेशा याद रखना मानसिक आयु हमेशा ऊपर में होगा। अब मानसिक आयु को मेंटल एज है ना, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो, एम से मानसिक, ए से आयु, मेंटल एज आ गया ना। एम ए, माँ ऊपर होती है, सबसे पहला माँ को ऊपर रखना, माँ का चरण छूते हो ना, बस इतना से याद रखना। रियल एज जो वास्तविक आयु है, रियल एज वो नीचे रहेगा, माँ ऊपर रहेगा, बस इतना से याद रखना, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। माँ सर्वप्रथम ऊपर में है, जो नोट डाउन करेंगे, सबकी माँ सबके लिए वैल्यूएबल है और आदरणीय है, सम्मानजनक है, बस इस चीज को याद रखना। इनटू माँ, एक माँ 100 के बराबर है, बस इतना ही ट्रिक बना लो। माँ जो है 100 महिलाओं के बराबर है, सबकी माँ में एक अलग प्रतिभा होती है, नोट डाउन करेंगे। अब देखो कुछ चीजें इससे मैं और दे दूंगा, चिंता मत करो, इसमें से दो से देखो ये सब चीजें कभी पूछने वाला है नहीं, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लेना। पूछने का वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिंपल सा। देखो 120 तीव्र बुद्धि सृजनात्मक बुद्धि होता है, 120 जो कि बार बार सवाल पूछते सीटेड, स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ लेना, मुझे जो समझाना है मैं समझाता हूँ। 120 सृजनात्मक बच्चे का बुद्धि होता है, सबसे बेस्ट इसे माना गया है, ये समस्या समाधान कर सकता है, ये अपसारी चिंतन वाले होते हैं, अपसारी चिंतन कर सकते हैं। इसको कुछ भी दे दोगे ये कुछ ना कुछ सोचता ही रहेगा, उस पर भी एडिट करेगा, उस पर भी इसको समाधान चाहिए, उसमें भी वो खुरापाती करेगा। इसको शुद्ध देशी भाषा में कह सकते हो खुरापात माइंड, नोट डाउन करना। एक सवाल यहाँ से पूछेंगे 140 वाले के लिए, जो कि प्रतिभाशाली होता है, प्रतिभाशाली वाले बच्चे होते हैं, बस 2 ही क्वेश्चंस रिपीट होता है, बाकी चीजों को आप पढ़ लो। 140 वाले क्या होंगे? 140 वाले अभिसारी चिंतन वाले होंगे, नोट डाउन करेंगे। 120 वाले क्या थे? 120 वाले अपसारी चिंतन के थे, अपसारी, सिंपल सा, अपसारी अभिसारी, नोट डाउन करेंगे। यह बाहरमुखी है, सबसे घुलने मिलने वाला, बोलचाल करने वाला, ये अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। ये दोनों से ही क्वेश्चंस अभी तक बने हैं और इन दोनों से ही क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी चीजों के लिए मेरे भाई मेरे दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप रीड कर लो, ठीक है। देखो शायद उसके बारे में दे ही दिया गया है मैंने तो। देखो ये डिसीजन प्रतिभाशाली 140 वाले गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, ये क्या है? डिसीजन इंडिपेंडेंट, आत्म क्षमता के होते हैं, क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है, सपोर्ट करने की जरूरत होती है, इसको में उसे सपोर्ट करोगे। मेंटल प्रोसेस है, मैंने आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया था, किताबी भाषा में समझना था, आप इसे समझ लो, ओके। अब देखते हैं बुद्धि के सिद्धांत। देखो बुद्धि से 2-3 चीजों को मैं आपको ट्रिक दे देता हूं। बुद्धि पढ़ने से पहले 3-4 चीजों को समझ लो, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। किताबी भाषा अलग और मेरा भाषा अलग, जो कि आपको समझ में आएगा। एक तो मेरे साथ बोलो, एक तो है बुद्धि बिने कुछ नहीं होगा। अब इसको बोलो मन मन में। अब ये बात सच भी तो है कि एक तो है बुद्धि बिने कुछ नहीं होगा। फिर से बोलो, एक तो है बुद्धि बिने मैं राइटिंग पे मत जाना, बिने कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब इसको बोलो, एक तो है बुद्धि बिने कुछ नहीं होगा, एक तो है बुद्धि बिना कुछ नहीं होगा, यानी कि सच है, बुद्धि के बिना कुछ नहीं होगा, बुद्धि के बिना कुछ नहीं होगा, बुद्धि के बिना कुछ नहीं होगा। एक तो है बुद्धि के बिना कुछ नहीं होगा, इन द सेंस मैं इसलिए रिपीट करा रहा था, एक कारक विनय ने दिया था, आपके माइंड में सेट हो जाए। एक कारक सिद्धांत मुझे किसने दिया? एक तो है बुद्धि बिना कुछ नहीं होगा, सिंपल सा, एक तो है बुद्धि बिना कुछ नहीं होगा। किताबी भाषा पे आप जाओ, मुझे नहीं जाना है। देखो वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ रहा हो तो इसे आप लाइक करना और शेयर करना उन लोगों तक जो कि 2 बार 3 बार सीटेड नहीं कर पा रहे, पता है इनको समझ ही नहीं पा रहे, क्रिटिकल हिंदी को, संज्ञानात्मक विकास चीजों को समझ नहीं पाते, बोल क्या रहे हैं, ऐसा हिंदी तो कभी पढ़े नहीं है, अचानक सीटेड में आके और बीएड में आके ये सब हिंदी पढ़ते हैं, इसलिए वो समझ नहीं पाते। अब देखो द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था, द्विकारक, सिंपल सा, द्विकारक में 2 चीज होगा, एक जनरल एक स्पेशल बुद्धि, जीएस फैक्टर, सिंपल सा। सामान्य बुद्धि और स्पेशल बुद्धि किसने दिया था? स्पेयरमैन ने दिया था। इस पर कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, उन्होंने कहा था व्यक्ति का 2 बुद्धि होता है, एक साधारण एक स्पेशल बुद्धि, जिसके जन्मजात किसी के अंदर एबिलिटी, जैसे कोई सिंगर है, गाना गा रहा, कोई हीरो है, एक अलग टाइप का। अब देखो समूह कारक बुद्धि किसने दिया था? इसके प्रतिपादक थर्स्टन थे समूह कारक बुद्धि के बारे में। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है हार्वर्ड गार्डनर से, इनको देख लो। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, सबसे पहले 9 तरह का बुद्धि उन्होंने दिया था। किसने? बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, सिंपल सा, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत, नोट डाउन करेंगे, हार्वर्ड गार्डनर ने, सिंपल सा,
नोट डाउन करो। इसने 9 तरह का बुद्धि दिया, मैं आसान भाषाओं में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, चिंता ना करो। देखो इन्होंने कहा था शाब्दिक भाषिक बुद्धि। अब देखो सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ, इसमें भाषा के बारे में बात हो रही है, शाब्दिक भाषिक बुद्धि तो इसमें भाषा से संबंधित होगा, यानी कि जो व्यक्ति वकील कवि पत्रकार होंगे बढ़िया से बढ़िया बोलने का कला होगा। तार्किक बुद्धि में क्या होगा, जैसे कि कोई आदमी अकाउंटेंट है, बैंकर है, साइंटिस्ट है, दिमाग लगाने वाला है, उसे हम तार्किक बुद्धि कहते हैं, बहुत दिमाग लगाने वाले हो। अब देखो स्थानिक बुद्धि में 2-3 चीज देखना। स्थानिक बुद्धि, इसको बोलते हैं स्थानिक बुद्धि। इसमें क्या है, मूर्तिकार चित्रकार आते हैं जो कि अपना कल्पना, जो कि इसके सामने नहीं है, एक पत्थर बताओ, एक पत्थर आपके पास है, आपके पास आइडिया आएगा कि उससे फेस कैसे बनाए, नाक कैसे बनाए, मूर्ति का रूप कैसे दे, एक पेंटिंग में कभी आएगा क्या? ये स्थानिक बुद्धि को वाले के पास है। अब देखो शारीरिक गति वाले क्या होंगे, खिलाड़ी होंगे, अभिनेत्री होंगे, डांसर होंगे, एक्टर होंगे। संगीतमय वाले तो भाई संगीत ही करेंगे ना, सिंगर, एंटरटेनर आदि करेंगे। ये नॉर्मल तरीके से पढ़ो, कभी भूलोगे नहीं। अब देखो 2 चीज में ही आप फंसोगे, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये है अंतर्व्यक्तित्व और एक है अंतव्यक्तित्व। सिंपल सा 2 ही चीज में आप फंसोगे, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। अंतराव्यक्तित्व क्या है, इंट्रा क्या है, अंतराव्यक्तित्व में क्या है, बाहर वाले को इंप्रेस करना, अपने ओर आकर्षित करना, इसे कहते हैं अंतराव्यक्तित्व। जैसे आप सेल्समैन हैं, अरे मैडम जी नया साड़ी आया है, देखो इस सीरियल में आपकी पड़ोसी भी इसे खरीद के ले गई है, ये साड़ी काफी सस्ता है, अगर आप इसको नहीं लोगे, सामने वाली जूली आंटी लेके गई है और उस पार्टी में वो पहनने वाली है। यानी कि वो अंतराव्यक्तित्व आपको सम्मोहित करते, जैसे कि नेता हो गया। अच्छा टीचर्स भी अंतराव्यक्तित्व है, नोट डाउन करेंगे। तो सेल्समैन माने जो चीज कहते हैं ना, मीठी मीठी बोल वाले जो है, वो सिंपल सा मान लो अंतराव्यक्तित्व है, ज्यादा बोलने वाला और मीठी मीठी बोलने वाला, सिंपल सा। अंतर्व्यक्तित्व में क्या है, इंटरनल, आदमी शांत है, मन अंतर आत्मा में ध्यान लगाने वाला, सोचने वाला। आत्मा क्या है, जीवन क्या है, विचार क्या है, विचार का उत्पन्न कहां से हुआ, जीवन क्या है, जीवन के बाद क्या है, पूर्व जन्म क्या है, इसमें अपना इंटरनल, अंतर में कम, अंतर्मुखी, कम बोलने वाला, जैसे मान लो आध्यात्मिक गुरु। बस यही 2 चीजों से क्वेश्चंस बार बार अधिकतर रिपीट होता है, बाकी इन सब चीजों से तो क्वेश्चंस देखने को मिले नहीं है। प्राकृतिक बुद्धि, सिंपल सा, जो किसान आदि होते हैं प्रकृति से इनको अटैचमेंट होती है। एक होता है अस्तित्ववादी उद्दित, ये पूछा गया है, देखो अस्तित्ववादी उद्दित, ये क्या एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है। इसमें क्या है ना, जैसे कोई फिलोसफर, साधु संत बनते हैं, जैसे कोई एक क्वेश्चन था, कारगिल में कोई सिपाही मर गया, और कारगिल में देश की लड़ाई करते करते सीटेड में आया हुआ क्वेश्चन था, तो उसके पास कौन सा बुद्धि था, उनके पास अस्तित्ववादी बुद्धि था। वो अपना जान का परवाह नहीं किया था, जी हाँ, वो मर गया, क्यों, देश के लिए, बचाने के लिए। एक थॉट था उनके अंदर, कुछ करके जाना है, करो या मरो, ये अस्तित्ववादी बुद्धि कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, क्या कहते हैं, अस्तित्ववादी बुद्धि। अब देखो एक पॉइंट को कुछ ना कुछ, एक चीज याद रखना, कुछ पॉइंट। आलोचना इसकी क्या हुई थी, इसकी आलोचना यही हुई थी कि वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को आप माप नहीं सकते हो। सिंपल सा, आप कैसे मापोगे कि कोई भी व्यक्ति इंटरनल रूप से, बाहरी रूप से, इसे आप मापने का कोई तरीका ही नहीं था, इसीलिए इसकी आलोचना भी हुई थी। नोट डाउन करेंगे, आगे लेते हैं कुछ पॉइंट, चिंता मत करो, बने रहो, आधा एक घंटा में आसान भाषाओं में मैं सीडीपी को क्लियर करा दूंगा। अब देखो त्रिआयामी सिद्धांत क्या दिया था, गिलफोर्ड ने दिया था, सिंपल सा, गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था, सिंपल सा। अब देखो उनके अनुसार क्या है, आसान भाषाओं में लेंगे, चिंता मत करना, कम समय में लेंगे। उनका यह कहना था अनुभवात्मक बुद्धि, घटकीय बुद्धि और संदर्भात्मक बुद्धि। अनुभव के आधार पर, यानी कि जो चीज अनुभव से सीखते हैं, उसे उसके सीखने के बाद कहते हैं ना, एक बार आप गलती कर दे तो अच्छा इस जगह में मुझसे गलती हुआ है, उसके बाद फिर उसको आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो उसको कहते हैं अनुभवात्मक बुद्धि। घटकीय बुद्धि में क्या है, घटकीय बुद्धि वाले कल्पना शक्ति में ही बहुत कुछ सोच लेते हैं, अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, एकदम सोच के कि ऐसा ही हो सकता है, ऐसा ही अनुवाद करके चीजों को एक दूसरे से जोड़ के काम को करते हैं, इसको कहते हैं घटकीय बुद्धि। अब देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है संदर्भात्मक, इससे वर्ड को ही समझो, किसी चीज के संदर्भ में जुड़ा हुआ चीजों को, सिंपल सा, सूचनाओं का इस ढंग से उपयोग करना जो कि अधिक से अधिक लाभ मिले, पर्यावरण के साथ समायोजन रखे और व्यवहारिक होते हैं। सिंपल सा, उनको क्या करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशंस को लेते हैं, कुछ चीज़ों को हिंट्स वगैरह लेके उन चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनको कहते हैं संदर्भात्मक बुद्धि ही कहते हैं। नोट डाउन करेंगे, ज़्यादा आगे की पॉइंट्स नहीं है जो मैं आपको दूंगा, बाकी इन सब चीज़ों को आप देखना, ये अधिगम के बारे में है, इन सब चीज़ों को आप देखना, मैंने तो करा दिया था, इन सब चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप देख लो, वरना वीडियो को लंबा हो जाएगा। अब कुछ चीज़ों को मैं रिफाइन करता हूँ। देखो, सीखना अनुकूल होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, मानसिक प्रक्रिया पर डिपेंड होना चाहिए,
सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, क्योंकि आपका बिहेवियर में भी चेंजेस होता है। कौशल और ज्ञान का अर्जन है। मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। सेल्फ डायरेक्टेड होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। सक्रिय भागीदारिता होना चाहिए। सामाजिक अवसर, सक्रिय सामाजिक क्रिया, सक्रिय भागीदारिता होना चाहिए। नोट डाउन करेंगे। और देखो, समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, ये सब चीज़ों मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में एक क्वेश्चंस में करा दिया। 2-4 क्वेश्चंस देख लेना, प्रीवियस ईयर के सीडीपी जाके देख लेना। 40 से 50 क्वेश्चंस अगर देखोगे, 500-600 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, आप कर लोगे। अब देखो, इसमें से 2 से 3 चीज है, ज़्यादा इसमें आप पढ़ लेना। अधिगम का वक्र क्या है, इनसे काफ़ी 1-2 क्वेश्चन से आते हैं, इसलिए ज़्यादा प्रेशर मत लेना। अधिगम वक्र क्या है, ये 4 तरह का होगा। सरल वक्रीय, सिंपल सा सीधा तरह से जा रहा था अधिगम, एक समान गति से चल रहा है। उन्नोत्तर वक्र क्या है, सीधा एकदम हाई जंप, ये तो शुरू में तेज होगा, बाद में फिर धीमी हो जाएगा, उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र। नतोदर क्या है, पहले डाउन, मतलब थोड़ा स्टूडेंट आया, थोड़ा सा कम बुद्धि वाला आपको लगा, करते 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 वो काफी हाई अच्छा परफॉर्मेंस करने लगता है, उसको कहते हैं नतोदर वक्र, सिंपल सा। मिश्रित अधिगम वक्र क्या है, अभी कभी अच्छा पढ़ेगा, कभी डाउन हो जाएगा, कभी अच्छा फिर डाउन, इस तरह से मिश्रित है, सिंपल सा। अब एक चीज यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, अधिगम का पठार क्या है। पठार इन द सेंस, सिंपल सा लॉजिक समझो, पठार का मतलब होता है पहाड़। पठार का मतलब क्या होता है, पहाड़। इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी कि उनमें से ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है। अधिगम का पठार में अधिगम की गति 0 होता है, सिंपल सा। पठार जब बीच में आ गया और जब कुछ चीज पहाड़ी बन गया, कहते नहीं तुम्हारे दिमाग में कुछ पहाड़ बन गया है क्या, गोबर भरा हुआ है क्या, सिंपल सा गोबर का टीला है क्या। अब इन सब चीजों से कोऑर्डिनेट करो ना, जब पठार है आगे में, अब पठार के पीछे उसको कुछ दिखेगा क्या, सिंपल सा गति रुक जाता है, इससे हम कहते हैं अधिगम पठार। आसान शब्दों में लो ताकि आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाए। बाकी पढ़ाने के लिए तो किताब वगैरह सारा चीजें हैं, मैं आपको एकदम आसान भाषाओं में, घर की भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो चीज को आप फील कर सको और आपके चीजों में आप महसूस करके क्वेश्चंस को बना सको। पढ़ के नहीं, पढ़ के सीटेट पास नहीं कर पाओगे, सिंपल सा। महसूस करके सीटेट को पास कर पाओगे कि आप क्लासरूम में हो, बच्चे आपके सामने हैं और आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो क्या करोगे। अब देखो, शिक्षण के स्तर, लेवल्स ऑफ टीचिंग देखेंगे। देखो, अब एक है मेमोरी लेवल। अब देखो, ये हार्वर्ड ने दिया है कि इसने क्या किया, बच्चे को रटने पे बल दिया है। शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में सबसे निचला स्तर है, और जब ये रटने पे बल दिया, ये सब है अधिगम अभ्यास पे बल दिया, तब इन सब चीजों से कभी सवाल आने वाले भी नहीं है, तो पढ़ के करोगे क्या, सिंपल सा लॉजिकल चीजों को समझो। शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना, ये अभी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी एनसीएफ है, बच्चे एक्टिव होना चाहिए, एनसीएफ का रूल्स चलने वाले हैं, तो ये सब चीजें कभी पूछा इसलिए नहीं जाता क्योंकि अभी ये चीज होता भी नहीं है। रॉट लर्निंग को आपका पाठ्यक्रम से हटा दिया गया, तो ये कभी आने वाली भी नहीं है। आप उसको पढ़ना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ते रहो। आगे देखेंगे समझ और बोध। ये देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ और बोध। ये स्मृति स्तर के ऊंचा है, इसमें रटने के बजाय अच्छी तरह समझने पे बल दिया जाता है। इस स्तर में बच्चे को जो ज्ञान दिया जाता है, नियम सिद्धांत बताए जाते हैं, इस तरह का प्रदान किया जाता है ताकि उसको व्यवहारिक प्रयोग कर सके, बच्चा अनुभव से अपना व्यवहारिक प्रयोग कर सके। चिंतन स्तर, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उस पहला पॉइंट को तो हम लेंगे ही नहीं। यह शिक्षण अधिगम का उच्च स्तर माना जाता है। बच्चे के मानसिक शक्तियों का विकास पूर्व अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियम सिद्धांत आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और निष्कर्ष करने का अवसर देते हैं, सिंपल। अब देखो, सूक्ष्म शिक्षण, बीएड में तो आप ये किए होंगे। सूक्ष्म शिक्षण देखो ये क्या है, मैं इसको आप शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ, चिंता मत करो, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ना है स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसे एकदम 1 मिनट के अंदर खत्म करता हूँ। ओके, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, एकदम 1 मिनट के अंदर खत्म करता हूँ, चिंता मत करो। देखिए, ये जब आप बीएड दे रहे होगा या कभी बीएड देने पे आप स्कूल में गए थे और आपकी क्लास हुई थी टीचिंग में, वहाँ पे भी यूज होता है। ये 6 चरणों में होता है। पहला तो एक टीचर प्लान करता है मुझे पढ़ाना क्या है, उसके बाद वो टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद फिर देखता है, फीडबैक लेता है कहाँ तक किसको समझ में आया, उसके बाद फिर एनालिसिस करके फिर से रीप्लान करता है, फिर से पढ़ाता है और फिर से फीडबैक करता है। माने ये 3 प्रक्रिया को फिर से 3 बार घुमाया जाता है। कुछ है नहीं इसमें, इतना बड़ा पढ़ के कुछ होगा नहीं। टीचर्स प्लान योजना बनाएगा, फिर पढ़ाएगा और प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक लेगा। प्लान बनाएगा, पढ़ाएगा, प्रतिपुष्टि लेगा, प्लान बनाएगा, पढ़ाएगा, प्रतिपुष्टि लेगा। इसमें से बस उसी काम को दोबारा कर रहा है। फिर से योजना बनाएगा, फिर से पढ़ाएगा, फिर से प्रतिपुष्टि लेगा। कुछ तो है नहीं, बिना मतलब का हवा बना के रखे हो कि माइक्रो टीचिंग क्या है, सिंपल सा। अब देखो, इससे 2-3 पॉइंट ले लेना। ये 6-6 मिनट का 36 मिनट में होता है। ये
2-3 पॉइंट खाली इससे देख लो। अब ये समझ गए होंगे, जाके प्लान करेगा, पढ़ाएगा, फीडबैक लेगा, उसके बाद फिर रिप्लान करेगा, फिर से पढ़ाएगा, फिर से फीडबैक लेगा, बस यही है। इसमें से 2-3 पॉइंट को खाली मेन याद रखो। फीडबैक देने का 6 मिनट का होता, पाठ योजना 12 मिनट का, पूर्ण शिक्षण 6 मिनट का, प्रतिपुष्टि 6 मिनट का। ये 36 मिनट का सेशन होता है, सिंपल सा। अब इसको डिवाइड कर दो, 6-6 मिनट पर डिवाइड कर दो, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36, एक एक सेशन 6 मिनट का होता है, नोट डाउन करेंगे। लेकिन इनमें से और कुछ दिमाग में मत रखो, आपका माइक्रो टीचिंग आसान शब्दों में 1 मिनट में खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगे दोस्त तो लाइक करना और कमेंट करना कि सर बहुत आसान शब्दों में समझ में आ रही थी, आज तक नहीं समझे थे लेकिन आपका वीडियो देख के समझ गए। अगर इस टाइप का फील कर रहे हो तो कमेंट करना, और दिल से अच्छा लगे तो ही करना, ना लगे तो मत करना, और वीडियो बोरिंग लगे तो निकल भी जाना, सिंपल सा। अधिगम का स्थानांतरण देखते हैं। अब देखो ट्रांसफर की बात हो रही है, अब अधिगम ट्रांसफर कैसे होता है। एक तो धनात्मक है तो सिंपल सा धनात्मक में धन आएगा, प्लस है तो यानी कि पॉजिटिव में धनात्मक, सिंपल सा समझो जो मैं बता रहा हूं। शब्दों का खेल है, शब्दों में मत जाओ। अब इस शब्दों से देखो, धनात्मक इन द सेंस प्लस, यानी कि कोई चीज आपको सपोर्ट कर रहा है, ऐड होता है, अनुभव में आता है, कुछ अधिक बच्चे को सपोर्ट मिल रहा है, उनका अनुभव मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव में हो रहा है, पूर्व ज्ञान में उसको सपोर्ट दे रहा है, ये धनात्मक स्थानांतरण है, यानी कि पॉजिटिव में है। सिंपल सा सोचो, स्क्रीनशॉट ले लेना शब्दों से, आप खेलना, मुझे शब्दों से खेलना नहीं आता है। अब देखो ऋणात्मक है, ऋणात्मक के अंदर माइनस, यानी कि जो भी सीखा होगा, मानो इन द सेंस मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जो भी सीखे हो आप भूल गए हो तो मैंने माइनस में। अब देखो इसमें क्या है, माइनस होगा, यानी कि इसमें घातक होगा, यानी कि जो भी जान रहा था वो कुछ ऐसा एक्टिविटी है और भूल गया वो, और नहीं जान पा रहा बच्चा, उसको कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण, यानी कि माइनस। सिंपल सा, धनात्मक में प्लस, ऋणात्मक में माइनस। अब इससे आसान शब्दों में मैं आपको क्या समझाऊंगा, और मुझे समझाने के लिए मैं पढ़ाता नहीं बच्चों को, मैं अनुभव करवाता हूँ रियल सिचुएशन से। नोट डाउन करेंगे, मैं अनुभव कराता हूँ, मुझे मैं टीचर्स नहीं हूँ, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं अनुभव कराता हूँ। नोट डाउन करेंगे, सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। अब देखो प्लस और माइनस तो समझ गए थे, अब देखो शून्य, सीधा शून्य आ गया। अब ना इसमें प्लस होगा ना माइनस होगा, जैसे का था वैसा ही है, जितना जानेगा उतना ही है, ना बुद्धि का विकास है, ना कुछ है, ना अनुभव काम देगा, ना नया चीज काम देगा, जीरो 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 जीरो। समझ में आ गया। अब क्षैतिक स्थानांतरण क्या है, इसको देखो, अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण, उपयोग, व्यक्ति के उपयोग उसी प्रकार का लगभग समान स्थिति में किया जाता है, इसे सीखने का क्षैतिक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित में जोड़ घटा के प्रश्न को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों का हल करने में काम आता है। इन द सेंस, सिंपल सा, जो चीज पहले जिस तरीके से वो सीखता है उस तरीके को दूसरे जगह पे सिम तरीका मेथड को यूज करेगा, उससे हम कहते हैं क्षैतिज स्थानांतरण। समझ गए होंगे। अब देखो 30 मिनट मुझे दो, मैं से समझाता हूँ। प्लस का मतलब कोई चीज ऐड होना, अनुभव, ज्ञान, जो भी चीज है। माइनस में जो सीख किया उसमें भी मतलब गया नहीं, वो भी गया। जीरो में मतलब जीरो बटे सन्नाटा, जीरो मतलब जीरो बटे सन्नाटा। क्षैतिज में क्या है, जो ट्रिक, और जैसे कि आप ट्रिक एंड टिप्स जानते हो, सेम ट्रिक एंड टिप्स को दूसरी जगह यूज करोगे, बस इसी को कहते हैं मेरे भाई। 30 सेकंड में मैंने खत्म कर दिया, आसान शब्दों में और आसान भाषाओं में। मैं एक देसी टाइप का टीचर हूं और मुझे आसान शब्दों में पढ़ाना अच्छा लगता है, क्रिटिकल चीजों में मैं पढ़ाता भी नहीं हूं। इसको मैं इतना आसानी से, मुझे 1 मिनट दे दो और आपका 5-6 नंबर जीवन में कभी नहीं भूलोगे। 1 मिनट दे दो और यहाँ पे देख के ही जाना, 1 मिनट जिंदगी में इतना आसानी से, पता नहीं आपको पता है या नहीं है। आज जीवन का 1 मिनट दे दो, 5 नंबर में गारंटी कर दूंगा। ये सीडीपी, हिंदी, ईवीएस सारे जगह इनसे पूछा जाएगा। अब देखो मैं बताता हूं, इसको 1 मिनट में खत्म करेंगे मेरे भाई मेरे दोस्त, चिंता ना करो, और लाइक जरूर करना अगर अच्छा लगे तो। डिस्लेक्सिया, देखो डिस्लेक्सिया, लेक्सिया में लक्स का इस्तेमाल हो रहा है, देखो लक्स का उच्चारण होता है। डिस्लेक्सिया, किसी में लक्स होता है क्या, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, देखो किसी भी आप देखो डिस्लेक्सिया, एक ही जगह लक्स का उच्चारण आपको मिलेगा। LEX, देखो यहाँ पे है ना बीच के, देखो LEX लक्स है ना, देखो LEX नोट डाउन करना, इससे कोऑर्डिनेट करना। LEX इन द सेंस, उसको लक्स ले लो, लक्स ले लिया आप। अब देखो बच्चा जो है, आप तो इसे लक्ष्य पढ़ रहे हो, लेकिन बच्चा इसे क्या पढ़ेगा, लुक्स, LUX लुक्स, यानी कि पढ़ने संबंधित लक्ष्य, पढ़ने संबंधित कठिनाई को आप डिस्लेक्सिया कहोगे। क्या कहोगे, डिस्लेक्सिया, LEX लक्स, LEX लक्स। बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, वो लुक्स पढ़ रहा है। समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरे में डिस्ग्राफिया, चिंता मत करो, यहाँ पे देखो ग्राफ है। ग्राफ को क्या करते हो, ग्राफ में आप लिखते हो, सिंपल सा, लिखने संबंधी कठिनाई को
डिस्ग्राफिया कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर वर्ड आ रहा है कैलकुलिया में, यानी कि मैथ के संबंधित है डिसकैलकुलिया। अब देखो डिसमोर्फिया, यहाँ पे मोर आ रहा है, बच्चा मोर और मुर्गी में अंतर ही नहीं कर पा रहा था कि मोर है या मुर्गी है। मोर जहां पे आ जाए मोर है या मुर्गी है, भ्रम की स्थिति मोर। अच्छा यहां से एक चीज और ले सकते हो मोर से, देखो MORE मोर, मतलब मोर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा है तो भ्रम में तो जाएगा बच्चा। सिंपल सा मोर, मोर को ज्यादा भी ले सकते हो, मोर पंछी भी बना सकते हो। मोर मुर्गी में अंतर नहीं कर सकता है, इसे हम कहते हैं भ्रम की स्थिति। अब देखो डिसफेजिया, फेजिया 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 में देखो आपका एक लफ्ज आ रहा है फिजा, फिजा। देखो फेजिया, फिजा, फिजा एक वर्ड आ रहा है। फिजा आपको पता है ये अरबी मुस्लिम वर्ड है। सिंपल सा बोलने संबंधित भाषा विकार, यहाँ पे भाषा होता है, बोलना तो पहले वाला भी था, लेकिन फेजिया आ जाए तो भाषा विकार होगा। नोट डाउन करेंगे, भाषा विकार। डिस्प्रैक्सिया, देखो प्रैक्सिया, प्रैक्सिया को समझ में नहीं आए, देखो यहाँ पे RAX, एक्सरे आ रहा है, ठीक है, RAX है ना, एक्सरे से मान लो एक्सरे, एक्सरे, ओके, एक्सरे। डिस्फेजिया एक शारीरिक कौशल से संबंधित है, डिस्प्रैक्सिया। अब इसको देखो डिस्थेमिया, देखो बड़े मियाँ छोटे मियाँ तुम लोग देखा होगा, डिस्थेमिया कहते हैं ओ मियाँ परेशान क्यों हो, ओ मियाँ इतना परेशान क्यों हो। डिस्थेमिया जहाँ मियाँ वर्ड आ जाए तनाव से संबंधित, ओ मियाँ परेशान दिख रहे हो, ये कहावत भी है। नोट डाउन करेंगे, आसान शब्दों में समझ गए हो। और दो चीज को और ले लेंगे, एडिट ADHD, ये क्या है, कुछ नहीं है, ये देखो अटेंशन डिफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा अधिक ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है। सिंपल सा। अब ये क्या है, स्वालीनता आत्म केंद्रित ऑटिज्म है, इससे बार बार किया जाने वाला व्यवहार ऑटिज्म कहलाता है। इसे दिव्यांग सामाजिक संचार सोशल कम्युनिकेशन में चुनौती का कारण बनता है। ये सब चीजों को देखो 2016 में एक एक्ट पारित हुआ था, इसके बारे में देखो विकलांग अधिनियम को हम लोग अभी चेक करेंगे, उनसे कुछ चीजों को हम आपको कोऑर्डिनेट करवाएंगे। अब देखो RPWD एक्ट 2016, इसमें क्या था कि 1995 के स्थान पे, मतलब ये एक्ट में ये कहा गया था, मेन चीज को समझो कि विकलांगता पहले 7 प्रकार के से बढ़ा करके 21 प्रकार के चीजों को विकलांग की श्रेणी में रखा गया था। इनसे 2-3 चीजों को और देखना, इस पे 2-3 चीजों में बताना चाहता हूँ जो कि सीटेड में आता है और आएगा भी। इनसे एक चीज क्या है, किसी को दिव्यांग को भी, यानी कि विकलांग को आप विकलांग नहीं कह सकते, नोट डाउन करना। शारीरिक रूप से अशक्त बच्चे भी नहीं कह सकते, उनको नाम से लेके पुकारना है। इनका एक क्वेश्चन बार बार सीटेड इससे यही पूछती है कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे, पोलियोग्रस्त वाले बच्चे क्लास में जाए या खेलने जाए, इस तरह से। मोहन आप खेल में क्यों नहीं जा रहे हो, इस तरह का ही क्वेश्चंस था। यानी कि मोहन वर्ड सही था, ना हम उसे विकलांग कह सकते हैं, ना पोलियोग्रस्त कह सकते हैं, ना शारीरिक रूप से अशुद्धाग्रस्त बच्चे भी कह सकते हैं। बस इन 2-3 चीजों को याद रखना, यहीं से क्वेश्चंस ये बनाती है। मैं तो वो पढ़ा रहा हूँ कहाँ से क्वेश्चंस किस टाइप का कैसे बनती है और कहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनती है, बनती भी है तो किस पार्ट से क्वेश्चंस बनती है। मेरा क्लास का यही मेन इंटरनल टारगेट यही है। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं आज आपको ट्रिक दे रहा हूँ कि इस जगह से ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे और ऐसे ही क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं। जी हाँ, अब आगे देखते हैं कुछ चीजों को। इसके द्वारा सुझाया गया युक्ति क्या क्या है, सिंपल, समानता का भेदभाव नहीं करें, 5 साल में सर्वे TLM बुक्स, इन सब चीज़ों को देंगे। गतिमान लोकोमोटर डिसेबिलिटी, शारीरिक अक्षमता, मसल से सही तरीके से नहीं चल पाना, चलना कूदना, कोई वस्तु को पकड़ नहीं पाना, ये तो नॉर्मल सा चीज़ें हैं। नोट डाउन करेंगे। देखो अब मैं थॉर्नडाइक से लेकर सब चीज़ों को क्लियर करूंगा। इनसे जो क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मैं उनको डिफाइन करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्ली और चूहे पे इन्होंने दिया था, पैवलोव ने कुत्ते पे किया था, कुत्ते की लार आ रही थी, मैं इसको नहीं करूंगा। मैं वो करूंगा जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, क्या ऐसे क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं। देखो थॉर्नडाइक अमेरिका के वैज्ञानिक का सीटेट नहीं पूछेगी, ये आप यूपीटेट दो, NBS KBS दो, तो पूछेंगे कि अमेरिका में थॉर्नडाइक रहते थे। सिंपल सा। अब थॉर्नडाइक को पढ़ना है, सिर्फ एक चीज याद रखना, एक व्यक्ति का नाम था थॉर्न। सिंपल सा, क्या नाम था, थॉर्न, वो डाई लगाता था। सिंपल सा, अगर थॉर्नडाइक को पढ़ना है ये चीज को दिमाग में डालो। व्यक्ति का नाम क्या था, थॉर्न, और वो डाई लगाता था। तो डाई लगाता था, ये व्यक्ति है थॉर्न, थॉर्न यही है, ये डाई लगाता था। कभी स्टार्टिंग में यहाँ लग जाए, कभी नाक में लग जाए, कभी इसमें लग जाए। अब उन्होंने बार बार प्रयास करते करते तब उन्होंने डाई लगाना सीखा कि हाँ डाई ऐसे लगेगा। हाथ में ग्लव्स लगा के मिरर के पास खड़े होकर कंघा से उसने डाई लगाना सीखा। मैं कहानी से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका इंटरनल मेमोरी में सेट हो। यानी कि प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, बार बार प्रयास किया था, त्रुटि भी हुई थी, इनसे
से किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जब भी आ जाए भाई, स्टिमुलस रिस्पॉन्स अनुक्रिया, इन्होंने डाई लगाने में फिर अनुक्रिया किया कि हाँ ऐसे चीज़ों को होगा, बस यही स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात आई तो थॉर्नडाई, थॉर्न एक व्यक्ति था जो डाई लगाता था, सिंपल सा बात, और कुछ मत पूछो। ये कभी पूछने वाला भी नहीं है किसने बिल्ली पे किया था या नहीं किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इनसे दो ही चीज पूछा जाता है। थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले, अमेरिका के, और थॉर्नडाइक ने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया है। उत्तेजना, स्टिमुलस, अनुक्रिया, रिस्पॉन्स की बात इन्होंने की थी, सिंपल सा बात है। लेकिन ये सीटेड क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछती है क्योंकि इन्होंने अभ्यास पे ज्यादा बल दिया और अभ्यास को नेगेटिव माना जाता है, इसलिए इनसे सवाल थॉर्नडाइक से काफी कम देखने को मिलते हैं सीटेट के अंदर। पियाजे और बायजोस्की से ज्यादा क्वेश्चंस और नॉर्म चोम्स्की से देखने को ज्यादा मिलते हैं, नोट डाउन करेंगे, इसलिए थॉर्नडाइक से क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी चीजों को स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूं। अब देखो इन्होंने दो नियम दिया था, देखो थॉर्नडाइक को डाई लगाना था। अब डाई उन्होंने दो तरह से लगाया था, एक मुख और गोंद, एक सीक्रेट तरीका था डाई लगाने का, एक रियलिस्टिक तरीका था। अभ्यास के नियम मैंने कहा था, अभ्यास बार बार किया, इधर उधर हो गया। तत्परता का नियम मतलब लगे रहो, तत्पर हो, तब वो करते करते वो सीख गया था। प्रभाव का नियम, जब सीख गया तो रिजल्ट अच्छा ये लग गया, अच्छा बहुत अच्छा लग गया, शाबाशी, पुरस्कार, दंड, अच्छा मैं तो हीरो बन गया डाई लगा के। थॉर्न की बात कर रहा हूं मैं, थॉर्न डाई जी, ऐसे आसान भाषा में पढ़ो। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करो सीटेड राजा। अब देखो गोंद नियम जो कि सीक्रेट था, सीक्रेट पे क्या था, बिल्ली को मत देखो, थॉर्न जो डाई लगाता था, देखो बहु प्रतिक्रिया का नियम। अब डाई लगाने में कभी इधर लग जाए, उधर लग जाए, ये लग जाए, वो थॉर्न था ना, थॉर्न डाई लगाने में ये प्रॉब्लम उसको आता था, बहु प्रतिक्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, कभी कभी तो मैंने डाई लगाने से पहले मैंने देखो डाई जब लगाते हो ना, छोटी सी वो जो क्या कहते हैं कान वाली जो रुई वाली बत्ती होती है, उसके आसपास मूछों को रंगते हैं, कानों को रंगते हैं, इसी कहते हैं आंशिक क्रिया, मैंने आंशिक छोटा चीजों को वो क्रिया करके कर रहा होता है। आत्मसातीकरण का नियम, देखो इसमें क्या, इस नियम के अनुसार नया ज्ञान मतलब काठी यूज करना, ग्लव्स लगाना, उसके बाद इसको करना, नया शैम्पू लगाना, वो थॉर्न डाई लगाने में इसका यूज करता था। थॉर्न डाई, थॉर्न एक व्यक्ति था जो डाई लगाता था, पूरा कहानी इससे आपका रिकॉल हो जाएगा, मैंने इसीलिए पढ़ाया। स्क्रीनशॉट ले लो, किताबी भाषा में पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ट्रिकी वे से पढ़ाऊंगा, सिंपल सा। अब देखो मनोवृत्ति, अभिवृत्ति का नियम, ये सब कहीं पूछते नहीं, लेकिन तब भी देखो ये नियम हमें ये बताता है कि काम करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृद्धि होगी उतना ही हम काम कर पाएंगे, सिंपल सा। थॉर्न को डाई लगाना था, लगाने का प्रयास करता था, करते करते वो कर गया, यानी कि इसका मनोबल ऊंचा था, वो कर गया। सहचर क्रिया का नियम में क्या था, इस नियम का अभिप्राय पहले की गई क्रिया अन्य परिस्थिति में भी करना होता था, अब वो बार बार कर रहे थे, लॉ ऑफ सहचर का नियम। जी हाँ, इस नियम में अभिप्राय है पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार से करना जो वो पहले कर चुका था, सिंपल सा बात है। अब देखो इसमें एरर्स था, इसीलिए सवाल से नहीं पूछते, बच्चे का एरर उसे सीखने में प्रोसेस का एक पार्ट है। ये देखो सिंपल सा कह रहे हैं, त्रुटि अधिगम का एक पार्ट है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, सिंपल सा। थिंकिंग समझने में ये मदद करता है कि बच्चा सोच कैसे रहा है, सिंपल सा। स्टूडेंट का एरर संकेत करता है कि उसका यांत्रिक अभ्यास की जरूरत है, यांत्रिक अभ्यास तो ये कट डाउन करो, लेकिन हाँ ये दर्शाता है कि बच्चे के अंदर हम उसे सही कैसे कर सकते हैं, नोट डाउन करेंगे। प्रैक्टिस की बात हम नहीं कह सकते हैं, इसमें हम TLM की भी बात कर सकते हैं कि हम पढ़ाएं कैसे, बच्चे पढ़े कैसा, विभिन्न चीजों को हम यूज करेंगे, इसलिए ये चीज नहीं पूछा जाता है। नोट डाउन करेंगे यांत्रिक अभ्यास, नोट डाउन करेंगे त्रुटि अधिगम का एक पार्ट है, पार्ट ऑफ लर्निंग है, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखेंगे, हम टीचर्स उसे एनालाइज करने के लिए त्रुटि हमारे लिए जरूरी है। अगर बच्चा गलती नहीं करेगा यानी कि तो बच्चा सीख नहीं रहा है, और ना ही मुझे कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा कि मैं कैसे करूं। अब देखते हैं अल्बर्ट बंडूरा को, आसान शब्दों में लेंगे, अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे, बस इतना, आगे मत पढ़ो। और उन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था। अब देखो इन्होंने सामाजिक सिद्धांत में क्या दिया, तीन चीजों को मेन चीज अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अवलोकात्मक अधिगम सिद्धांत, जिसको ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी कह सकते हैं, अनुकरण करना, और मॉडलिंग। इनका सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अभी तक जो आया है ये मॉडलिंग से आया है, बार बार अभी तक ये क्वेश्चन सीटेट में रिपीटेड है। इन्होंने फिल्म दिखाई थी बच्चे को फिल्म दिखाया, अब एक बच्चे ने अच्छा प्यार वाला मूवी देखा तो डॉल से प्यार करने लगी, एक सोशल टाइप हेल्पिंग नेचर का देखा तो बच्चे हेल्पिंग बन गया। अब बच्चे को एक एकदम हिंसात्मक मूवी देखा तो वो हिंसात्मक व्यवहार करने लगा। इन द सेंस इनका ये मानना था कि मॉडलिंग से बच्चा जो देखते हैं उनसे ज़्यादा सीखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने रोल मॉडल पे ज़्यादा जोर दिया था, नोट डाउन करेंगे। अब इनका सामाजिक सिद्धांत में ये था बंडूरा के अकॉर्डिंग, अटेंशन, रिटेंशन, और देखो अब धारणा, पुनः उत्पादन और अभिप्रेरणा। बस यार इनसे क्वेश्चंस क्या बनने वाले ये भी देख लो,
क्वेश्चन सिर्फ यही बनने वाला है, रोल मॉडल मॉडलिंग किसने दिया था, बच्चे को फिल्म दिखाने, बच्चे का जो देख के व्यवहार करते हैं ये किसने दिया था, एल्बर्ट बंडूरा ने। इनसे कोई क्वेश्चन आज तक बना ही नहीं है, नोट डाउन करना। देखो पावलोव है, पावलोव का सिद्धांत को देखो, मैं इसको आसान शब्दों में किताबी भाषा में मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ ना मैं पढ़ाऊंगा। देखो पावलोव क्या था, सिंपल सा, पावलोव ने कुत्ते पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, सिंपल मैंने इसको डिफाइन किया पावलोव। देखो पावलोव का वॉ को निकाल दो तो क्या बन जाएगा, पुलाव। सिंपल सा, कुत्ते को पुलाव दिया गया था, उसके बाद लार टपकी थी और सारा कहानी बना था। मैं तो ऐसे ही आपको पढ़ाऊंगा। पावलोव का मतलब पुलाव, कुत्ते को पुलाव दिया गया था जिससे लार टपकने के बाद उसमें एक्सपेरिमेंट हुई थी। आप कभी जिंदगी में नहीं भूलना, पावलोव से पुलाव। ओके, देखो पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे, ये सब सीटेड पूछने वाली नहीं है। नोबेल पुरस्कार मिला था 1904 में, ये भी नहीं, रोनाल्ड डॉट्स को भी मिला था 1902 में मच्छरों का शोध करते हुए सिकंदराबाद में। तो ये सब क्वेश्चंस आपका सुपर टेट, एनवीएस, केबीएस, एसएससी वगैरह में सिंगल लाइन क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सीटेड आपसे क्रिटिकल क्वेश्चंस, क्रिटिकल नहीं मतलब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे ज्यादा। अब देखो इसने क्या किया था पावलोव ने, इन्होंने स्टिमुलस कुत्ते पे चीजों को दिया था। मैं आसान शब्दों में दिखाऊंगा, आसान शब्दों में बताऊंगा, सिंपल सा। आप देखो बाकी चीजों का स्क्रीनशॉट आप ले लो, पढ़ना है तो पढ़ लेना, लो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आस्ते आस्ते स्लाइड कर रहा हूँ, आप पढ़ लेना। मैं तो देशी भाषा में ही समझाऊंगा ताकि कम टाइम में आपको समझ में आ जाए। देखो इन्होंने पुलाव, पावलोव का मतलब पुलाव, पुलाव दिया इन्होंने। पुलाव जब दिया कुत्ते को तो लार आना शुरू किया। अब उसने क्या किया, सेकंड स्टेज में पुलाव नहीं दिया, घंटी बजाया ताकि मैं आ रहा हूं, तो घंटी बजाया तो उसका लार नहीं टपका। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, घंटी बजाने के बाद खाना दिया तो लार टपका कुत्ते को, क्योंकि कुत्ते को ये पता चल गया घंटी के बाद हमारे मालिक आएंगे और हमें पुलाव देंगे। अब देखो स्टेज 4 में क्या था, सिर्फ घंटी बजा था तो लार आ गई थी, क्योंकि कुत्ते ने इंटरनल मेमोरी में सेट कर लिया था कि घंटी बजने के बाद खाना मिलता है। और यहाँ पे एक चीज और है, अगर ये चीज बार बार घंटी बज रही है, बजने के बाद भी अगर उसे खाना नहीं मिले तो ये लार आना भी बंद हो जाता था। इसे कहते थे स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस देना। तो अगर बच्चे को स्टिमुलस दे रहे हो कंटिन्यू, उसके बाद रिस्पॉन्स नहीं मिले, आप बाद में अगर सिर्फ स्टिमुलस दोगे तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसी को अधिगम में कि बच्चे को कैसे पढ़ाओगे इसी पे कन्वर्ट किया था भैया। तब आप भी सोचो ना कि कुत्ते पे, चिंपैंजी पे, बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ चीज़ों को हम शिक्षा में कैसे यूज़ करेंगे। शिक्षा में ऐसे यूज़ करो, देखो किसी चीज़ को आप उत्प्रेरण दे रहे हो बच्चे को, मतलब क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट दे रहे हो कि उसके बाद उसे कुछ मिलने वाला, कुछ अच्छा होने वाला है, तो वो एक्साइटेड होगा। लेकिन उसके इस घंटी बजाने इन द सेंस वो उत्प्रेरणा के बाद अगर उसको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिले कंटिन्यू, अगर ये कंटिन्यू होता चला गया, ये लार टपकना बंद हो जाएगा। इन द सेंस बच्चे भी अनएक्साइटेड हो जाएंगे अधिगम के प्रति, पढ़ने के प्रति। नोट डाउन करेंगे, बाकी इन सब चीजों से क्वेश्चंस देख लो। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है, जबकि व्यक्ति के प्रतिक्रिया सीख लेता है और उसे मिलते जुलते उद्दीपक वैसा ही रिस्पॉन्स करता है, सिंपल। विलोपन क्या है, विलोपन में प्रदान ना करे, कुछ समय के बाद रिस्पॉन्स आना बंद, जैसे मैंने समझाया आसान भाषा में। बस इसे अब शब्दों में आप पढ़ लेना भाई, मेरे भाई आप देख लो, मैं समय को बचाते हुए, क्योंकि मैं चाहता हूँ 1 घंटा के अंदर, 1 से 1.5 घंटा के अंदर आपका सीडीपी कंप्लीट हो। विभेद में क्या करता था आप जाकर देख लेना, आदर्श स्टिमुलस के बीच अंतर करना शुरू कर देता है। नोट डाउन, बहुत सारी घंटियां बजा तो कुत्ता कंफ्यूज होता था कि किसका घंटी है, नोट डाउन करेंगे। अब देखो बीएफ स्किनर ने क्या दिया था, अरे इनसे क्वेश्चंस क्या बनता है, सिंपल सा। देखो बीएफ स्किनर ने भाषा पे भी जोर दिया था और इनका कहना था कि यह सिद्धांत के प्रतिपादक अमेरिका के विश्वविद्यालय के थे बीएफ स्किनर, और उन्होंने अनुक्रिया, रिस्पॉन्स पे जोर दिया था। नोट डाउन करेंगे, बीएफ स्किनर ने अनुकरण पे, अनुक्रिया पे जोर दिया था। और भाषा में तो इन्होंने कही दिया था कि अनुकरण पे ही बच्चे भाषा सीखेंगे, और इनसे ये क्वेश्चन भाषा पे पूछा भी जाता था। अब देखो स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पे भी किया था और कबूतर पे भी किया था। नोट डाउन करेंगे, चूहे पे भी किया था और कबूतर पे भी किया था। आप स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, मैं इसको आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। देखो एक चूहे पे और कबूतर पे, कबूतर वाले पे तो ज़्यादा रिस्पॉन्स मतलब हाईलाइटेड नहीं हुआ था, लेकिन चूहे वाले पे काफ़ी बुक्स वगैरह सब चीज़ों में इसको काफ़ी डिफाइन किया गया चूहे वाले पे, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ होता नहीं था, चूहे को खाना करने के लिए इधर उधर घूमते थे, चूहा लीवर को दबाता था, एक लीवर होता था, लीवर दबने के बाद खाना आता था, उसी को कहते थे अनुक्रिया। करते करते उद्दीपक, पुनर्वलन और अनुक्रिया, सिर्फ खाना मिले फिर वो चीज़ इसके इंटरनल मेमोरी में फिट हो जाता था कि अब इस लीवर दबाएंगे तो मुझे खाना मिलेगा। सिंपल सा ये एक्सपेरिमेंट था, शब्दों से आप खेलो, मुझे नहीं खेलना, आगे कुछ पॉइंट हम देखते हैं। अब देखो इन्होंने पुनर्वलन इन द सेंस, पुनर्वलन को क्या कह सकते हैं, फोर्स, आप कहोगे फोर्स, बच्चे के साथ फोर्स करना, पुनर्वलन करना,
एक तरह का फोर्स वो नहीं कि मारपीट करना, एक होता पुनर्बलन। यस, अरे तुम कर लोगे यार, तुम्हारे पास है टैलेंट, यस यस, अच्छा कर रहे हो, अच्छा, नहीं नहीं, दाएं से ऐसे लो, ऐसे करो बेटा, ऐसे करो, ये पुनर्बलन होता है। अब देखो पुनर्बलन दो तरह के होंगे, सकारात्मक और नकारात्मक, सिंपल सा। अब जैसे भोजन पानी नौकरी पाने के लिए आप पॉजिटिव चीजें है भाई, उसके लिए काम कर रहे हो। और नकारात्मक में क्या, दंड देना, सिंपल सा, दंड देना, डांटना, ये नकारात्मक होगा, अंडरस्टूड हो। पुनर्बलन भी दो होगा। अब ये सब चीजों को देखो, सतत पुनर्बलन अनुसूची ये क्या है, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है, जैसे प्रत्येक सवाल को हल करने के लिए बच्चे का तारीफ करना। आंशिक पुनर्बलन क्या होता है, हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता है, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों के जगह पे कुछ सवाल को सही करने पे बोलते हैं अच्छा वेरी गुड, तुमने तो कर लिया, इसे कहते हैं आंशिक पुनर्बलन। लेकिन कम यूज कर रहे हो, आंशिक रूप से आप यूज कर रहे हो शब्दों से, देखो आंशिक रूप से मतलब कहते हैं ना, आंशिक रूप से मुझे चाहिए। अब इनसे देते हैं मनोसामाजिक सिद्धांत क्या है, एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत, मनोसामाजिक सिद्धांत। अब इसमें देखो क्या था, विश्वास बनाम अंधविश्वास। इसमें क्या था, जब बच्चा 1 से 1.5 साल से लेकर 2 वर्ष के बीच है, तो इसके अंदर एक चीज होता है, जैसे कि देखो स्क्रीनशॉट आप ले लेना, पढ़ना आप, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ बस उसको समझो। इसमें क्या है, कोई फैमिली में बच्चे को अगर इस तरह से दंड करते थे किसी चीज को लिए, तो बच्चे के अंदर हीन भाव ज्यादा पैदा होता था। और जो माता पिता रात में बच्चे के साथ खेलते कूदते थे, एज ए फैमिली और फ्रेंड टाइप के रहते थे, उनके अंदर विश्वास काफी ज्यादा डेवलप होता था। इनके अंदर हीन भावना, अविश्वास ज्यादा पैदा होता था, इनके अंदर विश्वास ज्यादा, क्योंकि हैप्पी फैमिली है, बेटे के साथ आओ, बेटा आज क्रिसमस है, लोग चॉकलेट लो, सेंटा क्लॉज बनो, मैं सेंटा क्लॉज हूँ, इस तरह का एकदम फैमिलियर रिलेशन, इन द सेंस फ्रेंड रिलेशन, इको फ्रेंडली भी कह सकते थे एकदम। बच्चे को पता ही नहीं चलता कि वो मेरी माँ है और पिता है, बच्चे को लगता कि मम्मी मेरे साथ खेलो ना, उसको ये लगता मम्मी उनका दोस्त है, पापा उनका दोस्त है, इससे उसका फेथ लेवल बढ़ता है। सिंपल। आगे देखो, श्वेता बनाम शर्म और लज्जा। इसमें क्या है, ये 1.5 से लेकर 3 साल के बीच में होता है। अब देखो श्वेता अर्थ इन द सेंस, जब बच्चा खुद खाना कपड़ा पहनना आदि पसंद करने लगता है और दूसरे पर निर्भर रहना नहीं चाहता है, यह श्वेता कहलाता है। नोट डाउन करेंगे। दूसरे और बहुत ही सख्त माता पिता जब काम को करने पर डांटते हैं तो बच्चे के अंदर शक का अनुभव होता है, कोई बच्चे को डांट रहा है, ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, तो बच्चे को डाउट हो जाता है। नोट डाउन करेंगे। आगे किस चीजों को देखो, पहल बनाओ दोष। पहल में क्या, बच्चा कुछ चीजों को करने के लिए एक्साइटेड रहता है कि हाँ मैं करूंगा, चाहे उसको आता है या नहीं आता। सिंपल सा, आपके घरों में भी होता होगा, बच्चे को आप भी देख रहे होंगे। लेकिन अब उसमें से क्या है, हाँ उसका सपोर्ट करने, अगर हम लोग करते हैं कि हाँ यस तू करो, ऐसे करो बेटा, ऐसे करो ऐसे करो, अगर हम उसका सपोर्ट करेंगे तो भैया वो तो काफी पॉजिटिव होगा और एक्साइटेड होगा। अगर उसको डांटेंगे तो वो हीन भावना पैदा करेगा। सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस नहीं है, थॉट है। परिश्रम बनाम हीनता। इसमें क्या ना, बच्चा खुद सोचता है 6 से 12 साल का, मैं कर लूंगा। इस आयु में माँ बाप का हर काम करने का कोशिश करता है, अतः इसे परिश्रम। दूसरी तरफ अपने बच्चा को कोई काम दिया है, उस काम को करने की क्षमता कम है, वो कर नहीं पाएगा, तो सिंपल सा कर नहीं पाएगा तो वो हीन भावना महसूस करेगा। अगर एक बच्चा है, एक छोटा सा मान लो 5 साल का, उसको कहोगे कि भाई ये 10 किलो का बैग तो उठा और घर लेके चल, अब वो तो उठाना चाह रहा है क्योंकि करना चाहता है, घर को सपोर्ट करना चाहता है, मम्मी का काम करना चाहता है, अब वो उठा ही नहीं पाएगा तो उसके अंदर एक हीन भावना आ जाएगी। बस बात वहीं पे हो रही है। आगे चेक करेंगे, लास्ट 2 है, इसको देखो, पहचान बनाओ भ्रांति। ये 12 से 18 साल यानी कि किशोरावस्था आ गया तो भ्रांति तो होगा ही, आगे तो कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसमें बच्चा सोचता मैं अपना पहचान बनाऊं, मैं हीरो बनूं, मुझे लड़कियां मुझे देखे, या इस चीजों में हो सकता है पढ़ाई में मैं अच्छा करूं, मैं साइंटिस्ट बन जाऊं, इस तरह का पहचान बनाओ भ्रांति, अपने कल्पना के दुनिया में भ्रम में जीता रहता है। नोट डाउन करेंगे। आत्मीयता बनाओ अलगाव। इसमें क्या देखो, आत्मीयता, आदमी एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध बनाता है और घनिष्ठ संबंध होने के वजह से वो दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है, इसे आत्मीयता कहते हैं। दूसरी तरफ आदमी जब दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं बना पाते हैं तब वो सबसे अलग रहता है, जिससे अलगाव वाले कहते हैं कि समाज से अलग ही है, वो अलग अलग रहना शुरू कर देता है और हीन भावना से जीता है। 2 पॉइंट और देख लो, जन्नात्मक बनाम स्थिरता। इसमें क्या देखो, ये है 35 से 65, ये सब कभी आते नहीं है सीटेड में, तब भी थोड़ा सा देख लो। इसमें क्या, दूसरे लोगों का बात ज़्यादा सोचते हैं कि दूसरा का भला करने का, लोग सोचते हैं कि इसका भला करेंगे, समाज के लिए भला करेंगे। दूसरी तरफ जब भी लोगों में इस सोच का विकास नहीं होता तो स्थिरता आ जाती है, तो आप सब चीज़ सोच के बेकार है। अब एक संपूर्णता बनाम निराशा। ये 65 से ऊपर है कि भैया रिटायरमेंट का एज है, शांति से जिए, दुनिया से कोई मतलब नहीं, सुकून की लाइफ जीना है, अब तो मेरे को कोई कमी भी नहीं है, पोता पोती नाती पोता सब हो गया, गाड़ी बाल बच्चे बड़े हो गए, सब सेटल हो गया, रिलैक्स लाइफ जीने का आला होता है। नोट डाउन करना,
देखो इनका वीडियो है, इनका वीडियो मैंने दे दिया था स्पेशल, एक बार चेक कर लेना। जिन प्याजे, एक जिन था जिनके स्विट्जरलैंड में एक जिन रहते थे जिनके पास 4 प्याज था और जिनके 4 बच्चे थे। मैंने ऐसे ही कराया था, मैं आज भी ऐसे ही कराऊंगा, काफी शॉर्ट टाइम में जो जिन प्याजे से आते हैं। देखो सबसे पहले जिन प्याजे को जानने के लिए एक कहानी में बोल रहा हूँ। एक मकान में एक जिन था जिनके पास 4 प्याज थे और जिनके 4 बच्चे थे। सिंपल सा 1 2 3 4, इनका वीडियो जाकर देख लेना। तो स्विट्जरलैंड के मकान में एक जिन था, यानी कि जिन प्याजे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। नंबर 1, जिनके पास 4 प्याज था, यानी कि संज्ञानात्मक विकास को उन्होंने 4 चरण दिया था। और जिनके 4 बच्चे थे, मैंने बता दिया 4 बच्चे थे। एक बच्चे 0 से 2 वर्ष का, एक 2 से 7 वर्ष का, एक 7 से 11 वर्ष का, एक 11 से ऊपर, इस तरह के 4 बच्चे थे उनके। यही जिन प्याजे से आता है। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको, क्वेश्चंस नहीं, इसको एक्सप्लेन हम आसान शब्दों में करने वाले, चिंता ना करें, आसान शब्दों में। इनका वीडियो आप जाके एक बार देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, काफी आसान भाषा में। अब मेन पॉइंट को लेते हैं। स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, सीटेट नहीं पूछने वाली है। पियाजे का मानना है जब बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, मैंने बायोलॉजिकल मैंचुरेशन, तब बच्चे के अंदर अपना दिमाग में अपना कॉन्सेप्ट बच्चे बना लेते हैं। पियाजे ने ये कहा बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता होते हैं, नन्हे अन्वेषक होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक। पियाजे का कहना है। पियाजे ने बच्चे का थिंकिंग एडल्ट्स के प्रकार में टाइप माना है, क्वांटिटी में अलग। सिंपल सा प्रकार एक ही माना है। सिंपल सा, अगर आप 1 किलो सोचते हो तो बच्चा भी 1 किलो ही सोचेगा। लेकिन आप सोच रहे थे अपना काम, बिजनेस, व्यापार के बारे में, बच्चा सोच रहा था मेरा चॉकलेट कैसे आएगा, खिलौना कैसे आएगा। लेकिन जो सोचने का मात्रा प्रकार था, आप जिस तरह से सीरियस सोच रहे थे ये भी सोच रहा था, क्वांटिटी में अलग है। नोट डाउन करेंगे, प्रकार सेम था। नोट डाउन करेंगे, प्रकार एकदम सेम था। जिस प्रकार से आप सोच रहे थे सीरियस, ये भी सोच रहा था, लेकिन क्वांटिटी में अलग। नोट डाउन करेंगे, सॉरी, प्रकार में अलग होती है, टाइप्स ऑफ प्रकार अलग है, लेकिन आप जो 1 किलो सोच रहे थे ये भी 1 किलो सोच रहा होगा। नोट डाउन करेंगे। अब देखो इनमें से 2-3 चीजों को देखो, आसान शब्दों में लेंगे। देखो 2 से 3 चीजें होती हैं इनमें। अनुकूलन का 2 पार्ट उन्होंने दिया। एक तो है आत्मसातीकरण, माने जो नया ज्ञान को ऐड करेगा। सिंपल सा, पूर्व के ज्ञान को नया ज्ञान के साथ जोड़ना, प्लस करने को हम आत्मसाती करेंगे, करण कह सकते हैं। ओके, आसान शब्द में समझो। समायोजन को क्या है, देखो समायोजन यानी कोई चीज को समाहित करके ऐड करना, पूर्व के ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही समायोजन कह सकते हैं। सिंपल सा, आत्मसातीकरण और समायोजन समझो। समायोजन में क्या होगा, देखो आत्मसातीकरण में तो ऐड कर रहा है बच्चा, समायोजन में पिछला ज्ञान को चेंज करके वो नया ज्ञान को एक्सेप्ट करता है। सिंपल सा। अब देखो सभ्याधारण संतुलन में क्या है, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातीकरण और समायोजन के प्रक्रिया के बीच में संतुलन कायम करता है। इसकी बात क्या है, ये पियाजे से रिलेटेड है। मानव के दिमाग में जो चीजें पहले से स्टोर होती है वो उनका प्रयोग करने के विषय में उनके प्रति एक धारणा बना लेते हैं। ठीक है, उनके प्रति एक धारणा बनाता है, वो स्कीमा कहलाता है। सिंपल सा, मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। नोट डाउन करेंगे। स्कीमा की बात हो, पियाजे को लगा के चले आना। अब देखो 2 से 3 चीज आसान भाषा में मैंने इससे पहले भी बोल दिया था। 0 से 2 साल संवेदी कारक अवस्था है, वस्तु स्थायित्व का गुण है। आँख कान से बच्चे इस समय में, सिंपल छोटा बच्चा तो आँख कान से करेंगे, लेकिन इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इसमें क्या है, खिलौना का काल भी कह सकते हो। ये स्टेज प्रतीक यूज करने में निपुण हो जाता। सिंबल, साइकिल शब्द सुन के उनके माइंड में साइकिल आ जाएगा। इसमें जीव बात, अहम केंद्रिता मतलब ईगो, बच्चा जो सोचना शुरू करता है वो जो कर रहा है बस वही सही है। नोट डाउन करेंगे। जीव बात की भावना भी 2 से 7 वर्ष में आ जाती है। जीव बात, चंदा मामा जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ, ये इस तरह का है। अब पलटा भी 4 + 6 10 और 6 + 4 10 होते हैं। ये इस स्टेज की बात है। मुद्रा, संप्रदाय, दूरी, पैसे को पहचानना, इन सब चीज़ों का भाव भी बच्चे के अंदर आ जाता है। नोट डाउन करेंगे। अब केंद्रीकरण, संरक्षण, कर्मबद्धता, आप इसको देखो और इनका एक वीडियो है, आप उसे देख लेना। अब 2 चीज़ यहाँ से आप फंसोगे, इन 2 चीज़ को क्लियर करते हैं। देखो ये 2 चीज़ से क्वेश्चंस अधिकतर देखने को भी मिलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल, मूर्त इन द सेंस जो सामने में है बच्चा उसी के बारे में सोच पाएगा। सिंपल सा, जो मूर्त चीज़ है उसी के बारे में कर पाएगा। अब पलटा भी, जीव बात, मुद्रा, भार, संरक्षण, कर्मबद्धता की योग्यता। आगमनात्मक तर्कना, सिंपल मूर्त में इसलिए आगमनात्मक होता है, उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली तर्कना है, इसलिए आगमनात्मक तर्कना है। लेकिन अमूर्त में क्या होगा, निगमनात्मक तर्कना होगा। नोट डाउन करेंगे। देखो अमूर्त में क्या है, ये अप्रत्यक्ष रूप से सोच पाएगा जो कि सामने नहीं है, अमूर्त चिंतन कर पाएगा। यह निगमनात्मक तर्कना है क्योंकि इसमें पहले नियम आते हैं। नोट डाउन करेंगे क्योंकि अमूर्त है। इसमें मूर्त इसीलिए कि पहले उदाहरण आते हैं, यानी कि आगमनात्मक तर्कना है। पहले आगमन विधि भी कह सकते हो क्योंकि मूर्त चीज पहले है। इसमें अमूर्त है, कोई चीज सामने नहीं है, डिसाइडेड नहीं है।
माने कहते हैं ना कठिन से सरलता की ओर जाने वाला विधि है औपचारिक, ये अमूर्त, क्योंकि ये अमूर्त है, नोट डाउन करेंगे, अमूर्त है, सामने है ही नहीं, इसलिए कठिन है। सिंपल सा लॉजिक से ये समझो, ये मूर्त है, सामने दिखता है, इसलिए आसान है। इस तरह से आप समझो, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दे दिया जाए, अपनी अवस्था की क्षमता से वो अधिक सीख सकता है। इन्होंने कहा था कि एक जो संज्ञानात्मक विकास दिया था, ये अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को वातावरण इन्वायरमेंट दोगे ना, तो उसका जो कैपेसिटी है उससे अधिक वो कर लेगा, अगर उसे आप पॉजिटिव वातावरण दोगे। देखो लोअर कोलवंक्स काफ़ी आसान चीज़ों में मैं समझाऊंगा, और सीक्रेट क्वेश्चंस कहाँ से बनाती है मैं उन चीज़ों को दूंगा। देखो कोलवंक्स ने नैतिक विकास दिया है, इनका वीडियो है, जगह चेक कर लेना, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। वो अमेरिका के विद्यार्थी नहीं, मनोवैज्ञानिक थे। कोलवंक्स अमेरिका के रहने वाले थे, जिन्होंने नैतिक विकास दिया था। इनसे 2 से 3 पॉइंट ही मैं बताऊंगा, और जिससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं, आने वाला 10 साल उसी से बनेगा। एक तो ये नैतिक मॉरल डेवलपमेंट दिया था इन्होंने, एक कहानी हिंज के बारे में बताया था। हिंज अगर दवा चोरी नहीं करेगा तो उसका वाइफ मर जाएगा, इस तरह से वो कंफ्यूज था। बाद में वो दवा चोरी करेगा कि नहीं करेगा, चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ लेगी, इस तरह का नैतिक दुविधा चीज़ों को था। इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, इन सब चीज़ों को आप देख लेना, चैनल पे वीडियो है, आप जाके चेक कर लेना। आगे देखते हैं, ये सब आप देख लेना। देखो मैं ये बताने वाला हूँ जिससे क्वेश्चंस आता है, जिससे क्वेश्चन सेटेड बनाती है। इन्होंने 3 चरण दिया था नैतिक विकास का, एक 4 से 10 साल। जी हाँ, जब सही गलत के बारे में पता नहीं होता बच्चे को, नैतिक तर्कना लोगों का मानने के अनुसार होता है। इन्हें 2 भागों में बांटते हैं, दंड, आज्ञा पालन, संधात्मक, सापेक्षा, उन्मुक्ता। इन दोनों से ही सवाल बार बार पूछा जाता है, क्योंकि जो बच्चे को 1 to 5 में पढ़ा रहे हो उनके अंदर नैतिक विकास तो हो ही नहीं सकता है। तो सिंपल बच्चा जो भी करता है आज्ञा पालन और दंड से करता है। क्वेश्चन यहीं से बनी हुई है, आने वाला 10 साल का सीटेट यहीं से पूछ रही है। एक है संधात्मक, सापेक्षा, उन्मुक्ता। इनमें क्या है कि इस अवस्था में, 1 मिनट रुको, हाँ, इस अवस्था में क्या जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट करते हैं, जैसे को तैसा, बस यही 2 चीज़ है। तूने मेरी पेंसिल तोड़ी, मैं तेरा पेंसिल तोड़ूंगा, ये 2 चीज़ों से सवाल को पूछते हैं सीटेड। और एक आपका यहाँ से सवाल पूछेंगे, ये इस स्टेज से रूढ़िगत नैतिक स्तर, अच्छा लड़की अच्छा लड़का बनने का शौक उनमें होता है कि मैं अच्छा करूँ, अच्छा लड़का बनूँ, अच्छा लड़के बनूँ, इस टाइप का एक चीज़। कानून व्यवस्था, ये भी पूछेंगे आपके, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। और एक सामाजिक सिद्धांत में क्या गिव एंड टेक होता है, उद्देश्य की प्राप्ति, कि तुम मुझे पेंसिल दो मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, सामाजिक अनुबंधन, उन्मुक्ता। इनसे क्वेश्चंस अभी तक बना नहीं है, नोट डाउन करेंगे, इनसे क्वेश्चंस अभी तक बना नहीं है। 2 से 3 चीज माइंड में नोट करो। 10 साल से पहले नैतिक विकास बच्चे का हो ही नहीं सकता है। इससे पहले मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में भी बता दिया था, इन्होंने आज्ञा पालन, दंड, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, और गिव एंड टेक, तुम मुझे पेंसिल दोगे तो मैं तुम्हें खिलौना दूंगा। ये 3 पॉइंट को याद रखना, इस 3 पॉइंट से ही क्वेश्चंस बार बार सीटेड बनाएगी भी, और इसे 3 पॉइंट से पूछेगा भी। ज़्यादा दिमाग को स्टोर मत करो, समय काफ़ी कम है। आगे लेंगे बायोस्की, सिंपल सा देखो, बायोस्की को जब पढ़ना है ज़्यादा मत पढ़ना। बायोस्की एक जब भी आ जाए, सामाजिक सांस्कृतिक इसको फोल्डिंग, अंत्य क्रिया इसके फोल्डिंग, सहारा देना, और क्या कहते हैं सहारा देना, इसके फोल्डिंग, पार, ढांचा, इन सब चीज़ों को आप खाली नोट डाउन करो, और बायोस्की से कुछ मत पढ़ो। बायोस्की जहाँ पे आ जाए, सामाजिक अंतक्रिया, सामूहिक गतिविधि, इसके फोल्डिंग, पार, ढांचा, सहारा देना, समीपत विकास का सिद्धांत, हिंट्स देना बच्चे को, कुछ चीज़ों के लिए हिंट्स देना, बस इन सब चीज़ों को आप कोऑर्डिनेट करो बायोस्की से, आपका बायोस्की का क्वेश्चन बन जाएगा। समाज जहां भी दिखे बायोस्की को लगा के चले आना, नोट डाउन करना, बायोस्की को लगा के चले आना। बाकी इन्होंने भाषा पे जोर दिया था, ये सब चीज़ों मैंने पहले भी बोल दिया था मैंने वीडियो के अंदर, चिंता मत करो। अब देखो इनसे हर चीज़ सीटेट में क्वेश्चंस पूछेंगे। नॉर्म चॉम्स्की, बच्चे में जन्मजात गुण होता है, बच्चे भाषा सीख सकते हैं, इनसे हिंदी में क्वेश्चंस पूछना ही पूछना है, नोट डाउन करेंगे नॉर्म चॉम्स्की। आगे लेंगे, मैं वो नहीं डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, चिंता मत करो। आगे मैं जो आने वाला मैं उसी को पढ़ाने वाला हूँ। देखो ब्लूम टैक्सोनॉमी, मैंने इसे भी करवा दिया था पिछले वीडियो में। ब्लूम टैक्सोनॉमी मैथ पेडागोजी के अंदर आपको मिल जाएगा, इसका डिटेल चीज़ें मैथ पेडागोजी के साथ मैराथन वीडियो देख लेना। देखो मैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या था, 6 प्रकार के उन्होंने स्तर दिया था, नोट डाउन करना। और बाद में इवोल्यूशन को ऊपर कर दिया था, क्रिएट को नीचे, सॉरी क्रिएट ऊपर कर दिया था, क्योंकि इवोल्यूशन के बाद ये नया एक्सपेरिमेंट हुआ था इनका। ये 6 ब्लूम टैक्सोनॉमी, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, 6 पक्षों में दिया गया था। 3 स्टेज थे इनके, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। इनका वीडियो को चेक कर लेना। मैं इनका एक ट्रिकी वे
वीडियो भी आपको मैं दे दूंगा, चिंता मत करना। अब देखो कुछ चीज़ें एनसीएफ से भी ले लो। बाल केंद्रित शिक्षा में सिंपल सा बच्चा सेंटर में होना चाहिए था। जॉन डीबी ने बाल केंद्रित शिक्षा दिया। बाल केंद्रित में क्या, सिंपल सा आसान भाषाओं में समझो, विद्यार्थी केंद्र बिंदु में है। सिंपल सा विद्यार्थी सिस्टम को बदलेंगे, बच्चे को कभी नहीं बदलेंगे। बच्चे के लिए सारा चीज बदलेगा, इससे हम बाल केंद्रित कह सकते हैं। बच्चा एक्टिव हो, सक्रिय हो, लर्निंग बाय डूइंग हो, अपना सोच को विकसित करने वाला हो, क्रिटिकल थिंकिंग वाला हो। अब बच्चा क्या कहते हैं उसको, प्रजातांत्रिक माहौल हो। ऐसा नहीं कि टीचर्स अधिगम केंद्रित हो, टीचर केंद्रित हो, नहीं। बच्चा प्रजातांत्रिक हो, खुले, हंसे, खेले, पढ़े, बस इसी को बाल केंद्रित कहोगे। इतना तो आप भी जानते हो। प्रगतिशील, सिंपल सा प्रगतिशील में क्या है, प्रगतिशील बच्चे के लिए ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बनी। नोट डाउन करेंगे, प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार बच्चे के लिए बनी है, ना कि बच्चा शिक्षा के लिए बना है। नोट डाउन करेंगे, बच्चे का सर्वांगीण विकास करके सीखना, बच्चा पाठ्यक्रम, चीजें, टीएलएम, ये फिक्सेबल होना, ये सब चीजों को पूर्ण अधिगम। नोट डाउन करो। स्किल्स, एक्टिव पार्टिसिपेट, सोशल स्किल्स को बच्चा सीखे, ये प्रगतिशील शिक्षा है। नोट डाउन करेंगे। आगे कुछ पॉइंट को लेंगे, आगे कुछ पॉइंट जो मेन पॉइंट है। कौन आगे, उसके बाद आगे ये कौन प्रगतिशील शिक्षा किसने दिया था, जॉन डीबी ने दिया था। देखो इसमें 3 शॉर्ट टर्म में देखो, ये कहते हैं शिक्षा प्रक्रिया 3 आयामी होता है। अब मानो ये टीचर्स है, ये टीचर्स है, ये स्टूडेंट है, और ये पाठ्यक्रम है, सिलेबस है। ये स्टूडेंट है, छात्र है, यार ये पाठ्यक्रम है। मान लो ये किताबी है, किताब बना दो, ये किताब है, ये टीचर्स है, ये स्टूडेंट है। इनमें से कोई एक चीज़ को हटा दो, आप एजुकेशन नहीं दे पाओगे। अगर अब मानो अब मैंने बच्चा स्टूडेंट को ही हटा दिया, तो आप किताब से, पाठ्यक्रम से और टीचर रख के किसको पढ़ाओगे। चलो ठीक है, मैंने किताब को रखा और बच्चे को भी रखा। अगर टीचर्स ही नहीं है तो क्या होगा। चलो ठीक है, टीचर्स भी है और बच्चे भी है, पाठ्य पुस्तक और टीएलएम नहीं है, तो टीचर क्या कर लेगा। इसीलिए कहते हैं शिक्षा एक त्रिआयामी प्रक्रिया है। समझ के होंगे, त्रिआयामी है, 3 कोण है, तीनों कोण एक दूसरे का इंपॉर्टेंस रखता है। आसान भाषाओं में समझो, किताबी भाषा के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो। जी हाँ, नोट डाउन करेंगे। आगे कुछ पॉइंट लेंगे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जी हाँ, सिगमंड फ्राइड ने ये दिया था। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इनका डिटेल वीडियो है, मैं आप मेन पॉइंट को ही बताने वाला हूँ। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने चेतन मन, अर्धचेतन मन, अचेतन मन के बारे में बताया था। उन्होंने कहा जो चीज़ नहीं मिलता, सारा चीज़ हमारा 90% अचेतन मन में होता है और हम भूल भी जाते हैं। नोट डाउन करना। चेतन मन प्रेजेंट को बताया था, जो कि प्रेजेंट में चल रहा है, उसे हम चेतन मन कहते हैं। अर्धचेतन मन क्या है, तुरंत ज्ञान तो नहीं है, लेकिन कुछ टाइम के बाद याद आता, अच्छा ये होगा, सर ने कहा था आगमन विधि में पहले उदाहरण आएगा। ये अर्धचेतन मन कहीं फंसा होता है, उस जगह से आप रिकॉल करके उस चीज को देखते हो। नोट डाउन करेंगे। आगे देखो, कुछ चीजों को इन्होंने दिया, ईद, ईगो और सुपर ईगो। इन तीनों को देख लो हल्का शॉर्ट में। ईद क्या है, इदम माने आईडी, इदम इसमें सबसे शारीरिक मूल आवश्यकता, जैसे भूख, प्यास, सेक्स आदि की जरूरत सेटिस्फाइड, सेक्स आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। अब सिर्फ सेक्स को ही मत लेना, भूख, प्यास और सेक्स से, नोट डाउन करना, आदि को सेटिस्फाइड करना होता है। यह सामाजिक आवश्यकता है। नैतिक मूल्यों का चिंता किए बिना, इसकी पूर्ति किए बिना हम सोच भी नहीं सकते। नीड्स है, ये नीड्स है। ईगो देखो, ये आवश्यक तथा इच्छाओं को संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और इम्प्लीमेंटेशन करता है, परिणामों की चिंता करता है। नोट डाउन करेंगे। अब सुपर ईगो क्या, सिंपल, सुपर ईगो सुपर शक्तिमान होगा। ये नैतिक सूत्रों के अकॉर्डिंग काम करेगा। यानी व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज्यादा होगी तो बुरे कामों से उतना ही दूर रहेगा, क्योंकि सुपर ईगो सुपरमैन होगा ना, वो गलत काम कर ही नहीं सकता है। चोरी ना करना, झूठ ना करना, सुपर ईगो है। नोट डाउन करेंगे, सुपर ईगो है। अब 2 चीज यहां से देख लेना। क्या कारण होता है कि लड़के मम्मी से अटैच होता है, वो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण लड़के अपने पिताजी से आपका अटैचमेंट ज्यादा होता है। इलेक्ट्रा, लड़की आ जाए तो इलेक्ट्रा, लड़की आ जाए तो इलेक्ट्रा। और स्वामोह क्या है, इनमें खुद से खुद प्यार करते हैं। देखो जैसे हीरोइन है ऐश्वर्या रॉय है, उसको खुद से प्यार करते हैं, मैं कितने सुंदर हूँ, मैं क्या हूँ, चीजें हैं, ये है। नोट डाउन करेंगे। समायोजन, सिंपल सा समायोजन को देख लो। समायोजन परिस्थिति के अनुसार अपने आप को समाज के अनुसार ढाल लेना ही समायोजन कह सकते हैं। इसका अपोजिट कुसमायोजन, कोई व्यक्ति वातावरण में अपनी आवश्यकता को पूर्ति नहीं कर पा रहा तो कुसमायोजन को दर्शाता है। अब इन ये सब चीज़ों से तो कोई क्वेश्चन बना है नहीं, बाकी आप इसको देखो, मुझे इसमें नहीं जाना है। समायोजन के लिए क्या क्या है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि तर्कसंगत, ये मुझे इंपॉर्टेंस नहीं लगता है। देखो मूल्यांकन के बारे में 2-3 चीज़ों को देखो। मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए था। मूल्यांकन
सतत और व्यापक है। मूल्यांकन का बेटा है ऑब्जर्वेशन, मतलब अवलोकन मूल्यांकन का पार्ट है, सिंपल सा। अब देखो मूल्यांकन के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया भी मूल्यांकन कह सकते हो। मूल्यांकन दो प्रकार का होगा, रचनात्मक और योगात्मक। सिंपल, ये दोनों से समझो। रचनात्मक क्या है, अब जो चीज करते करते आप क्लास में ही कर लोगे, ये रचनात्मक होगा। योगात्मक में जैसे आप एग्जाम वगैरह देते हो, हम देते, उसे हम योगात्मक आकलन भी कहते हैं, सिंपल सा। योगात्मक आकलन जो कि एग्जाम तिमाही, छमाही, वार्षिक एग्जाम होता है, इसे हम योगात्मक कहते हैं। योग में कहते नहीं, योग में सिंपल योग आ गया, सोचो हमें नंबर लाना है। रचना में हमें क्रिएटिव करते करते बच्चे को क्लास में ही आप मूल्यांकन कर लेते हो। अब इनका 3 पार्ट है, सीखने का मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के रूप में मूल्यांकन। ये 3 पार्ट है, सिंपल सा। अब देखो कुछ चीजों को देखो। सतत और व्यापक मूल्यांकन 1986 के अनुसार सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिनमें मूल्यांकन शैक्षिक और गैर शैक्षिक, मतलब शैक्षिक शैक्षिक दोनों पहलू शामिल है, जिसमें शिक्षा संपूर्ण अवधि के लिए पर जोर देती है। सीसी इसलिए जरूरी है ताकि जल्दी जल्दी होने वाली गलतियां के जगह पे कम अंतराल पे होने वाली गलतियों को सुधारना। नोट डाउन करेंगे। अब स्कूल बेस्ड असाइनमेंट, इन सब चीज़ों को आप देखो। गत्यात्मक मूल्यांकन मैं कुछ चीज़ों को वीडियो को मैं लंबा नहीं करूंगा, बाकी वीडियो पढ़ा हुआ आप जाकर देख लेना, ठीक है। अब देखो मूल्यांकन से कुछ चीज़ों को मूल्यांकन वैधता होना चाहिए। जैसे आप सीटेट दे रहे हो, सीटेट का जो मार्कशीट है वो वैलिड नहीं होगा, कोई मजा आएगा आपको क्या? बस सिंपल सा वैध होना चाहिए, रियल व्यावहारिक होना चाहिए। इन 2 चीज़ों को याद रखना, ठीक है। पोर्टफोलियो क्या है? सिंपल सा पोर्टफोलियो है बच्चे का निश्चित अवधि में किया गया संग्रह, जो आप उसके बारे में कलेक्ट करते हो उसे पोर्टफोलियो कहते हैं, जिसमें उपलब्धि, प्रगति और कमियों को डिसाइड करते हो। बच्चे में कमी क्या है, अचीवमेंट क्या है, किस तरह से सोचता है, किस चीज़ों में अच्छा कर सकता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जानकारी उसमें सब रहता है। बच्चे किस फैमिली से है, इसका मदर टंग क्या है, क्या चीज़ें हैं, सब आप उसमें इनबिल्ड करते हो। पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य है इसका मूल्यांकन को आसान करना। नोट डाउन करेंगे, इसीलिए हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब रिकॉर्ड में 2 ही चीज़ होता है, एक होता है एनेक्डोटल रिपोर्ट, एक होता है कम्युनिटिव रिपोर्ट। इसमें देखो, इसमें क्या बिहेवियर, स्किल्स, एटीट्यूड, अभिवृद्धि का आप रिकॉर्ड रखते हो। इसमें एकेडमिक, अटेंशन और अचीवमेंट्स का रखते हो, सिंपल सा बात है। इसमें एनेक्डोटल रिपोर्ट, और इसमें एक चीज और भी रखते हो, अगर बच्चे का स्वास्थ्य या कोई एक्सीडेंट कुछ भी हो गया था पहले, उसको भी आप इस रिकॉर्ड में ही शामिल करते हो, उसे हम एनेक्डोटल रिपोर्ट कहते हैं। देखो शिक्षण विधियां, मैं नहीं जा रहा हूं कि शिक्षण को कैसे पढ़ाओगे आप, मुझे इस पे नहीं जाना, आप देख लेना, इसको आप पढ़ लेना। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही बात करूंगा। शिक्षण विधियां को आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। शिक्षण विधियां से जो क्वेश्चंस बनता है इसको समझो। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इससे बनते हैं, इसे बोलते हैं आगमात्मक विधि। आगमात्मक जब भी आ जाए, आ के पहले देखो ऊ है, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर चलने वाला विधि, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने वाला विधि, विशिष्ट से समान की ओर चलने वाला विधि, ज्ञात ये से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलता है। ये काफी आसान विधि है और ये सूटेबल हो, चाहे आपको ग्रामर पढ़ाने में पूछे तो आगमन विधि बेस्ट है, या पढ़ाने में भी पूछे तो आगमन विधि बेस्ट है। क्वेश्चंस इसी से ज्यादा बनते हैं, नोट डाउन करेंगे, इसी से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और एक क्वेश्चन बस इससे बनने वाला निगमन विधि से। निगमन विधि से सिंपल पहले 9 आ गया, यानी कि नियम से उदाहरण की ओर चलने वाला विधि पहले निगमन विधि कहते हैं। यह अमूर्त से मूर्त है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, समान से विशिष्ट की ओर, अरे भाई ये विशिष्ट समान की ओर निगमन विधि है, ये रॉन्ग है दोस्तों। देखो निगमन में क्या होता है, पहले नियम होगा, नियम से उदाहरण की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, कठिन से सरलता की ओर, ये निगमन विधि है। बेस्ट विधि आगमन विधि, जिससे क्वेश्चंस बनाते हैं। नोट डाउन करेंगे। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर तो ये है भाई, स्थूल से, अच्छा सॉरी सूक्ष्म से स्थूल, बिल्कुल सही, ये निगमन विधि है, क्योंकि इसमें आप सूक्ष्म से स्थूल की ओर, समान से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, अज्ञात तो होते हो, अज्ञात से ज्ञात की ओर। नोट डाउन करेंगे। प्रोजेक्ट विधि तो सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है। प्रत्यक्ष विधि को सिंपल से एक बार सुनो, इससे क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे किसी को सेकंड लैंग्वेज आप पढ़ाओगे और मदर टंग का यूज नहीं करोगे, उसे हम प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इन द सेंस देखो, जो प्रत्यक्ष में है, प्रत्यक्ष चीजों को दिखा करके उसको एक्टिविटी कराना, इसी को हम प्रत्यक्ष विधि भी कह सकते हैं। सिंपल सा भाषा के बारे में है कि अनुकरण विधि, व्याख्यान विधि, व्याख्यान तो एक नेगेटिव टैग वर्ड है, किसी भी एग्जाम में देना, आप जाके इसको पढ़ लेना। देखो समाजीकरण में 2 ही चीज लेना, समाजीकरण से 2 ही चीज बनेगा। समाज के रूप में समाज की मानदंड को मानना अनुकूलन कहलाता है। सिंपल सा समाज के मानदंड को मान के उनके पालन करना ही समाजीकरण कहलाता है। नोट डाउन करेंगे। इनकी सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी, सिंपल सा ये इनसे क्या पूछेंगे, प्राथमिक स्रोत कौन है? प्राथमिक है परिवार और पास पड़ोस, पौ प्राथमिक पूछा तो पौ को खोजो, पौ से परिवार, पौ से पड़ोस, सिंपल सा। बाकी चीज जो है सेकेंडरी है, नोट डाउन करना, बाकी चीज द्वितीय स्रोत है।
अब देखो समाजीकरण का इकाई या फैमिली ये सब पूछेंगे, सिंपल ये फैमिली जो है प्रथम स्रोत है, फैमिली पास पड़ोस प्रथम स्रोत होगा, बाकी चीजें सेकंड सोर्स होगा, सिंपल सा। आनुवांशिकता के बारे में आप जानते हो, आनुवांशिकता वातावरण के तालमेल से विकास संभव है, इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं टाइम को बचाता हूँ। बाकी अगर क्लास अच्छा लगे तो आप जाके शॉर्ट मैराथन वीडियो को भी आप देख सकते हो। ओके, संवेग इमोशन, देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ये है कि अधिगम को संवेग क्या कहते हैं, संवेग डिस्टर्ब करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल सही, संवेग डिस्टर्ब करेगा, बस यही क्वेश्चन पिछले 10 साल से बनते आ रहे हैं। जी हाँ, ये सब जो मेन चीज़ है उसको देखो, जो मेन चीज़ जहाँ से क्वेश्चंस बन पा रही है। मोटिवेशन, सिंपल सा यहाँ से दो चीज़ देखो, आंतरिक मोटिवेशन और बाहरी मोटिवेशन। जिस चीज़ में कोई चीज़ की प्राप्ति होगा वो आंतरिक मोटिवेशन नहीं हो सकता, वो बाहरी मोटिवेशन है। चाहे वो पुरस्कार हो, दंड हो, उसकी शाबाशी देना हो, उसकी वाहवाही करना हो, वर्चुअल एक्चुअल किसी भी रूप में कोई भी चीज़ मिले उसे बाहरी मोटिवेशन कहेंगे। और रुचि, वो अपना इंटरेस्ट लेवल अपना कुछ जानने के लिए अपनी इच्छा से करता है, उसे हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। सिंपल सा, इनमें से दो ही क्वेश्चंस बनते हैं और दो ही क्वेश्चंस आते हैं। आगे मैस्लो ने दिया था, ये भी आप देख लेना, उनका वीडियो है मैस्लो के बारे में, आप चेक कर लेना, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। इन पे दो चीज़ करेंगे, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा, इनमें से दो ही चीज़ें। निदान में आप क्या करते हो, सिर्फ ढूंढते हो बच्चे में कमी क्या है, और उपचार में क्या करोगे, सिंपल, उपचार केंद्र में रोगी पेशेंट सही होता है तो उपचार में आप ठीक करते हो, यानी कि उपचारात्मक शिक्षण में आप उस प्रॉब्लम को सही करते हो। और निदान में क्या करेंगे, उस कमी को ढूंढते हैं कि बच्चे में ये कमी क्या है, कमी क्या जो लिख नहीं पा रहा है, कमी क्या है जो पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन इसमें हम सही नहीं करेंगे, सही हम इसमें करेंगे उपचारात्मक शिक्षण में। बस दो ही पॉइंट है, किताबी लैंग्वेज पढ़ना है तो आप पढ़ लो। भाषा चिंतन एक दूसरे को प्रभावित करेगा, क्योंकि सिंपल है, चिंतन थिंकिंग, इससे काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिंपल चिंतन के प्रकार आप ही देख लेना ये सब चीज़ें को। जी हाँ, शिक्षा, ये देखो एक वीडियो में इसके बारे में बना चुका हूँ, इसको देख लेना। आरटी के बारे में अलग से वीडियो है, और एक वीडियो में इसके राइट टू एक्ट, इसका मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, इसको देख लेना। सिंपल सा वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एनसीएफ का वीडियो भी है, सिंपल सा एनसीएफ में 4-5 पॉइंट याद रखना। सिंपल एनसीएफ हो या कुछ भी हो, बच्चे सक्रिय हो, नन्हे अन्वेषक हो, बच्चे केंद्र बिंदु हो, बच्चा सर्वोसर्वा है, सिंपल सा, बच्चा भगवान है, सिंपल, बच्चा गलत हो ही नहीं सकता है। अगर एनसीएफ को जानना है, एनसी 2005 को जानो या 2020 को जानो, या तुम प्रगतिशील शिक्षा बोलो या बाल केंद्रित, बच्चा भगवान है, बच्चा सर्वोसर्वा है। इस चीज को नोट डाउन कर लो, चारों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा करके सीखना, लेक्चर विधि, ये सब नॉर्मल सा है, इसको भी आप देख लेना, इसका भी वीडियो पड़ा है चैनल के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये टैग वर्ड का वीडियो भी है, इसको भी जाकर चेक कर लेना। अगर आपको वीडियो आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में लगे तो लाइक जरूर करना। बाकी ये टीएलएम का पार्ट है, इसका भी वीडियो आपको है, आप इसको देख लेना। मैं आज वीडियो को मैं मेन पॉइंट जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे थे मैं उसे बता दिया। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस का पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट एंड शॉर्ट मैराथन का वीडियो, तीनों को कंबाइंड लिंक कर लो। इस बार का सेट स्मूथली ट्रिकी में मैजिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। वीडियो अगर आसान भाषा में लगे उन तक जरूर पहुंचाना, किसी को सपोर्ट करना, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और दिल से कॉमेंट करना आपको वीडियो कैसी लगी। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।